दिखाई हेलो कोई है? यस, बैक टू द क्लास। अभिषेक कह रहा था हेलो कोई है? यस, हम सब यही हैं। सो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है लीफ। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। और जितना बेसिक आइडिया लेना है वो स्टेम में जो ब्रांच आपने कंसिडर की थी वहीं से ही लीफ, क्योंकि लीफ नोड से अराइज होती है, तो हम नोड को रेफरेंस में बार बार लेंगे, बिकॉज नोड से लीफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। चलो जी, कौन कौन आ गया? क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? अभी अभिषेक सिंह कह रहा था हेलो कोई है। हिमांशु कह रहा है अरे भाई वेट तो कर थोड़ा सा। स्टार्ट हो गई है क्लास। सो लीफ के बारे में अगर देखेंगे तो लीफ सबको पता है कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती है, कम से कम इतना तो पता ही है कि लीफ का जो मेन फंक्शन है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक है। और लीफ वेजिटेटिव पार्ट में तो आ ही रही है, बिकॉज रूट, स्टेम, लीफ ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं, है ना। अब बाकी चेंजेस क्या क्या हैं लीफ में, और क्या क्या पॉइंट आप नोट कर सकते हैं जो याद रखने की चीजें हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बनाया था कि हम अगर एक नॉर्मल ये स्टेम या ब्रांच है, आप जो इमेजिन करना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे माना कि ये नोड है। अब इस नोड से ही लीफ अराइज होगी लाइक दिस। ये एक लीफ बन गई, है ना। तो ये हमेशा नोड, ये नोड तो स्टेम का पार्ट है बिकॉज, लेकिन ये तो पता ही हमें कि लीफ नोड से अराइज होती है। ये जो पोजीशन है वो एक्सिल है, ये भी आपको भी मैंने इतनी देर से पढ़ाया ही था। अभी यहाँ पे जो बड होगी वो एक्सिलरी बड होगी, उसका भी कोई ना कोई रोल था, आगे और भी रोल आएगा। तो लीफ नोड से अराइज होती है, साइड में ही होगी, बिकॉज अगर एक्सिस ये है, अगर आप एक्सिस ये बना रहे हो तो लीफ तो यहाँ बनाइए ना, तो ये लेटरल पोजीशन कहलाएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये लेटरल है। अच्छा, लीफ में मोटाई आती भी है तो मोटाई थिकनेस के सेंस में केवल होगी, लीफ की कोई हाइट तो होती नहीं, लीफ की थिकनेस आती है। आप आगे एनाटॉमी में पढ़ते हो तो लीफ की सरफेस बता सकते हैं हम कि लीफ डॉर्सल सरफेस पे है या वेंट्रल सरफेस पे है, तो लीफ फ्लैट होती है, तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो गया। जब फ्लैट होगा तो आगे हम पढ़ेंगे इसको कि आप डॉर्सल, वेंट्रल सरफेस जो लीफ की होती है वो पता कर सकते हैं। सो लीफ इज ऑलवेज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, या दोनों सरफेस एक जैसी होती हैं, जैसे मोनोकॉट में आगे आप पढ़ते हो तो आइसो बाइलेटरल, क्योंकि दोनों सरफेस एक जैसी है, सिमिलर है। डाइकॉट में अलग अलग सरफेसेस दिखाई देती हैं तो उसे हम डॉर्सल वेंट्रो फैटेंड लीफ बोल देते हैं। स्टेम पे प्रेजेंट होंगी ये भी हमें पता है, नोड से निकलती हैं ये पता है, इसके एक्सिल में बड होती है ये भी हमने पढ़ लिया, एक्सिलरी बड से आगे आप ब्रांच बना सकते हैं ये भी हम स्टेम में पढ़ चुके हैं। लीफ ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये भी अभी बनाया था हमने आज की क्लास में भी, कल भी। ये शूट का मेरिस्टेम था, तो यहाँ पे ये लीफ के प्राइमोडिया बनाए थे, इन्हीं लीफ के प्राइमोडिया से आगे जाके ये लीफ बन जाएगी। तो शूट के एपिकल मेरिस्टेम से ही लीफ ओरिजिनेट करती है, और लीफ वेजिटेटिव ऑर्गन है, फोटोसिंथेसिस करती है। ये सब ऑलरेडी हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ये वाला पॉइंट, कि किसी भी ब्रांच पे या किसी भी एक्सिस पे जब आप लीफ का अरेंजमेंट देखते हो तो लीफ हमेशा एक्रोपीटल मैनर में होती है। मान लेते हैं कि ये ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, तो जब इसमें लीफ अरेंज होगी तो सबसे बड़ी लीफ यहाँ पे आएगी, उससे छोटी लीफ यहाँ आएगी, उससे छोटी फिर यहाँ होगी, उससे छोटी यहाँ होगी, इस तरीके से ये और छोटी होगी, लाइक दिस। अगर एक ब्रांच पे या इसी चीज को आप किसी एक्सिस पे बना सकते थे, तो अगर एक एक्सिस पे या एक ब्रांच पे आप बनाएंगे, मान लीजिए ये एक्सिस सीधा है तो यहाँ बना लीजिए कि यहाँ पे बड़ी लीफ बनाई है, फिर ये और छोटी है, ये और छोटी होगी, इस तरीके से लीफ अरेंज होती है ना। तो लीफ में ये अरेंजमेंट फिक्स होता है, इसे क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल मैनर। एक्रोपीटल का मतलब होता है ओल्डेस्ट एट द बेस, जो सबसे पुरानी लीफ है वो बेस पे मिलेगी आपको, और जो सबसे यंग लीफ है, यंगेस्ट एट द टॉप, वो आपको टॉप पे मिलेगी। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्रोपीटल मैनर या अरेंजमेंट। तो लीफ हमेशा एक्रोपीटल मैनर में अरेंज होती है।
लीफ में सबसे बड़ी लीफ सबसे नीचे आएगी, सबसे छोटी लीफ सबसे ऊपर आएगी। ये चीज आपको कहाँ देखनी है? एक ब्रांच पे देखनी है। ऐसे मत देखिएगा कि एक ट्री है, उस ट्री में आप कहेंगे सर नीचे से तो एक छोटी सी ब्रांच निकली है, उस पर तो लीफ छोटी होगी ना, तो ऑफ कोर्स छोटी होगी। आप ऊपर वाली ब्रांच को नीचे वाली ब्रांच से कंपेयर नहीं करोगे। एक ब्रांच पे जो लीफ का अरेंजमेंट है वो ये एक्रोपीटल मैनर में आएगा। अगर स्टेम अन ब्रांच है तो मेन एक्सिस पे लीफ का अरेंजमेंट आप देखोगे, जैसे पाम में देख लीजिए आप, तो पाम क्योंकि अन ब्रांच स्टेम होते हैं तो उसमें नीचे वाली लीफ बड़ी होगी और ऊपर वाली लीफ छोटी होगी। बट अगर स्टेम की ब्रांचिंग कर दी तो एक ब्रांच पे आपको देखना पड़ेगा कि सबसे नीचे जो लीफ आ रही है ब्रांच पे वो ओल्डेस्ट है और ब्रांच पे जो सबसे टॉप पे आ रही है वो यंगेस्ट है। ऐसे अरेंजमेंट को एक्रोपीटल अरेंजमेंट कहते हैं और ये लीफ का फिक्स है कि लीफ हमेशा एक्रोपीटल मैनर में अरेंज होती है। लिखा है अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। ये लीफ के बारे में हो गया कि लीफ में क्या क्या चीजें हैं। अब हम चलते हैं लीफ के स्ट्रक्चर पे। मैं आपको अपने हिसाब से लीफ का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर हम बुक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। लीफ अगर आप बनाएंगे तो लाइक ये हो गया ब्रांच, इस ब्रांच पे मान लेते हैं कि ये नोड है। अब इस नोड से लीफ अराइज होगी तो ये लीफ का स्टॉक, अगर ये स्वेल कर जाएगा तो ये स्वेलन बेस आ जाएगा। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के अंदर वेनेशन यानी जो अरेंजमेंट है वेन्स और वेन्यूल्स का, ये वो आएगा। गुड, ठीक है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। एक सिंगल मैंने लीफ बनाई है। सबसे पहले क्या है, ये नोड है, स्टेम का पार्ट है, ये एक्सिलरी बड है, स्टेम का पार्ट होगा, ये ब्रांच या स्टेम है, स्टेम का पार्ट है। हमें सिर्फ लीफ कंसिडर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, लीफ का बेस आएगा। दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। ये स्वेलन होगा, फूल जाएगा नीचे। इस लीफ बेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पल्विनस। इसे आप क्या बोलेंगे, लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपकी बुक में पी का प्लांट दिया हुआ है कि मटर की जो लीफ होती है उसके बेस थोड़ा सा फूला हुआ होगा, तो दैट स्वेलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस। तो ये पल्विनस आपको याद रखना है। जहां एग्जाम्पल है हम सिर्फ वहां याद रखेंगे, जहां एग्जाम्पल नहीं है वहां पे आपको छोड़ना है। फिर आएगा क्या, ये लीफ का स्टॉक है। लीफ के स्टॉक को पीटियोल कहते हैं। लीफ स्टॉक इज कॉल्ड पीटियोलेट। कई बार ये प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट है तो लीफ कैसी बन जाएगी, पीटियोलेट यानी स्टॉक्ड लीफ। और अगर ये एब्सेंट हुआ, स्टॉक नहीं हुआ, तो लीफ क्या कहलाएगा, ससाइल लीफ। जैसे ये ब्रांच और आपने बिना स्टॉक के लीफ बना दी, तो ये ससाइल लीफ है। और ऊपर जो बनी हुई है लार्ज साइज की वो आपको दिखाई दे रही है विद स्टॉक। तो स्टॉक प्रेजेंट होगा तो पीटियोल। पीटियोल की प्रेजेंस या एब्सेंस वेरिएबल है, अकॉर्डिंगली हम इसको पीटियोलेट लीफ और ससाइल लीफ कंसिडर कर सकते हैं, है ना। फिर आएगा लीफ का मेन फोटोसिंथेटिक एरिया जिसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, या इसको बोलते हैं लमाइना, या कई बार इसको फ्रॉन्ड भी बोलते हैं। ये एक्चुअली ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है। जो मेन पोर्शन है लीफ में फोटोसिंथेसिस करने वाला, वो उसका लीफ ब्लेड या लीफ लमाइना या लीफ का जो फ्रॉन्ड एरिया है वो कहलाता है। फिर लीफ में जो ये बाउंड्री लाइन बनी हुई है ये लीफ का मार्जिन है। दिस इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। ये मार्जिन सारी लीफ का अलग अलग होता है, मैंने जैसा बनाया जरूरी नहीं है। बहुत सारे केस में आप लीफ ऐसी भी तो बनाते हैं, गुड़हल की तो लीफ ऐसी होती है ना। तो ये मार्जिन अलग है, इसको डेंटेट मार्जिन बोलते हैं कि दांत, आरी के जैसे दांत होते हैं ना वैसे बने हुए। या कई बार लीफ इस तरीके की भी होंगी, तो ये वेव लाइक है तो वेवी मार्जिन कहलाएगा। मैंने स्मूथ बनाई है लीफ, सीधी लाइन बना दी है। लीफ का मार्जिन अलग अलग लीफ में अलग अलग है। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये लीफ की टिप कहलाता है। लीफ का एपेक्स आएगा पहले एक्चुअली, एंड देन बिल्कुल जो लास्ट का पॉइंट है वो लीफ की टिप कहलाती है। टिप और एपेक्स अभी तो आपको एक ही जैसे लग रहे होंगे शायद कि सर टिप और एपेक्स में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे,
बट अगर आप पीपल की पत्ती बनाओगे, पीपल की पत्ती कैसी होती है, वो इस तरीके से है, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। तो ये हुआ एपेक्स जहां से पॉइंट बनेगा, और ये आएगा एग्जैक्टली टिप। तो लीफ की टिप और लीफ का एपेक्स एक्चुअली अलग अलग होता है ना। तो लीफ का एपेक्स हो गया, लीफ की टिप हो गई, लीफ का मार्जिन हो गया, लीफ में जो मेन ग्रीन पोर्शन है वो लीफ ब्लेड या लमाइना यानी फ्रंट कहलाएगा, फोटोसिंथेटिक एरिया है। लीफ का स्टॉक होगा पीटियोल, प्रेजेंट है तो पीटियो लीफ, नहीं प्रेजेंट है तो ससाइल लीफ। लीफ का सोलन बेस पल्विनस कहलाता है, एग्जाम्पल पी। इतना सब कुछ आपकी बुक में लीफ के स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। अंदर की तरफ सेंटर में लीफ में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वेस्कुलर सप्लाई के हिसाब से उसे बोलते हैं मिडरिप। जैसे ये जो रेड लाइन, ये जो लाइन जाएगी लाइक दिस, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम होगा, ये सबसे सेंटर में जा रही है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेन और मिडरिप। इस पहली है तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेन, और इसको बोलते हैं मिडरिप, बीच में प्रेजेंट है। बाकी जब ये डिवाइड करेगी तो यहाँ से लीफ का वेनेशन आ जाएगा कि ये डिवीजन के बाद मान लीजिए मैंने इससे फिर जो ये सेकेंडरी हो गई, फिर अब जब ये और डिवाइड करेंगी तो फिर उस हिसाब से लीफ में और बनती चली जाएंगी। तो इस तरीके से लीफ में पूरा नेटवर्क के जैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, है ना। तो वो वेनेशन आ जाएगा, प्राइमरी वेन से जब डिवाइड आप करेंगे तो आगे जाके आपको यहाँ से वेनेशन मिल जाएगा। लीफ में वेनेशन कैसा है, वेनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, है ना। तो ये एक लीफ का जनरल स्ट्रक्चर है कि लीफ में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और उनके क्या क्या काम है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और ऑलरेडी पूछा भी गया था कभी कि ये कौन सा पार्ट है जिसमें मैक्सिमम वेरिएशन होता हो नेचर में, तो उसका आंसर लीफ है। लीफ इज द प्लांट पार्ट दैट शो ग्रेट वेरिएशन इन नेचर। सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको जिस स्ट्रक्चर में मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, दैट स्ट्रक्चर इज लीफ। लीफ में लीफ का लेमाइना अलग होता है, लीफ की टिप अलग होती है, लीफ का एपेक्स अलग होता है। मतलब अगर हम केवल लेमाइना, एपेक्स और टिप को पढ़ेंगे तो 4 घंटे निकल जाएंगे, खत्म नहीं होगा। आप नेचर में देखिए ना, आपको खुद समझ में आएगा कि अलग अलग शेप की लीफ हैं। उनमें शेप वेरिएबल क्यों है, बिकॉज ऑफ लेमाइना, उनकी जो बाउंड्री आ रही है वो, बिकॉज ऑफ द एपेक्स जो ऊपर का पॉइंटेड स्ट्रक्चर आ रहा है वो, और लास्ट में आती है उनकी टिप, वो भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग शेप की लीफ हैं बिकॉज ऑफ लेमाइना, एपेक्स एंड टिप। तो इसलिए लीफ में वेरिएशन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ना। तो ये एक लीफ का जर्नल स्ट्रक्चर हो गया कि लीफ में क्या आएगा, है ना। अब लीफ के, ये तो लीफ की बात हो गई। लीफ का बेस यानी या जहां से नोड, या ये नोड था, है ना, जहां से लीफ अराइज होती है, बिकॉज लीफ हमेशा नोड से अराइज होती है, हमने यही पढ़ा हुआ है। इसी नोड पे अगर कोई लीफ के जैसे स्ट्रक्चर हो, दीज आर नॉट लीफ बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लीफी, मतलब लीफ लाइक, लीफी स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ। जो सुबह आप पूछ रहे थे वो ये है, लीफी स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ। इनको क्या बोलते हैं, these structure are called stipule। स्टिप्यूल क्या होते हैं, लीफ के बेस पे कोई लीफ के जैसा स्ट्रक्चर हो। लीफ के जैसा होने का मतलब क्या है कि ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक होगा, अपीयरेंस में लीफ के जैसा दिखाई देगा। वो बड़ी सी लीफ दिख रही है, ये छोटी लीफ दिख रही है, लेकिन होगा क्या कि दोनों का स्ट्रक्चर इंटरनली जब इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे तो अलग अलग आएगा। हालांकि हमें किसी भी प्लांट पार्ट का ओरिजिन नहीं पढ़ना, ये प्लांट पार्ट कैसे बनते हैं प्लांट के अंदर, हमें वो नहीं पढ़ने, बट डेफिनेशन तो पढ़नी है कि लीफ के बेस पे अगर कोई लीफी आउटग्रोथ है, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, देन उस स्ट्रक्चर को स्टिप्यूल कहते हैं, है ना। तो स्टिप्यूल लीफ के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ लीफ। स्टिप्यूल एक अलग पार्ट है और लीफ एक अलग पार्ट है, अराइज दोनों नोड से हुए, और इसी नोड में जो एक्सिल आएगा, द पोजीशन बिटवीन लीफ एंड द ब्रांच, उसे एक्सिल बोल रहे हैं। वहां पे एक बड है जो एक्सिलरी बड भी कहलाएगी, जो हम नहीं बना रहे क्योंकि एक्सिलरी बड हमने कई बार बना ली है ना। गुंजन ने लिखा है सर रेड की जगह कोई और कलर यूज कर लीजिए। ठीक है बेटा, वो तो जगह जितनी थी मैंने उसके हिसाब से यूज कर लिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको येलो कलर से या व्हाइट कलर से, व्हाइट एक्चुअली आ नहीं रहा, पता नहीं पेन में। ठीक है, अब हम
एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लीफ का डायग्राम ये बना हुआ है, तो यहाँ आप देखोगे तो ये लीफ का लमाइना हो गया। इन्होंने लमाइना वेव लाइक बनाया है ना, इट लुक्स लाइक दिस। तो सबका लमाइना अलग होता है। जैसे गुड़हल की पत्ती देखोगे ना, हिबिस्कस की, चाइना रोज की, तो वो ऐसी ही होती है। तो इसका लमाइना अलग है ना, हमने जो बनाया वो अलग है। स्टिप्यूल लीफ के बेस पे लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो स्टिप्यूल कहलाएगा, है ना। पीटियोल जो लीफ का स्टॉक हो गया, वो आ गया। ये नोड है, पूरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये नोड है। इस नोड में एक बड भी होगी, तो एक्सिलरी बड भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई। और लीफ का बेस अगर स्वेल कर जाएगा तो पल्विनस बोलेंगे, नहीं है तो लीफ बेस बोलेंगे। लीफ का बेस तो होगा, लेकिन अगर वो स्वेलन है, फूला हुआ है, देन ओनली आप उसको क्या बोलेंगे, पल्विनस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए कि लीफ में 3 पार्ट हो गए, लीफ का बेस, लीफ का स्टॉक और लीफ का मेन ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट लमाइना। तो 3 पॉसिबिलिटी आ गई, है ना। लीफ स्टेम से अटैच है बाय द लीफ बेस। सबसे पहले क्या पार्ट आएगा, लीफ बेस आएगा। यहाँ पे लिखा है कि इट मे बियर, मे इसलिए बिकॉज स्टिप्यूल भी हर जगह होंगे, जरूरी नहीं है। अगर हैं तो 2 लेटरल स्मॉल लीव्स होंगी लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने बोला है स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल सब जगह नहीं है, स्टिप्यूल जिस भी जगह प्रेजेंट है वहां पे कोई अगर स्ट्रक्चर ऐसा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ, तो उसे स्टिप्यूल कहते हैं, है ना। स्टिप्यूल की प्रेजेंस एब्सेंस के हिसाब से ये अलग अलग टाइप के होंगे, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये स्टिप्यूल है। स्टिप्यूल में भी ऑप्शन वही है कि स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट है तो लीफ क्या कहलाएगी, स्टिपुलेट लीफ कहलाती है ना। आगे जब आप मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज वगैरह पढ़ते हो तो वहां से भी टर्म्स यूज किए जाते हैं, बार बार नहीं लिखा होता कि स्टिप्यूल क्या है। एक बार यहाँ याद कर लीजिए, आगे तो जो आपको मिलेगा वो स्टिपुलेट लीफ लिखा होगा। अगर स्टिप्यूल नहीं है तो इसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट लीफ। सो स्टिप्यूल प्रेजेंट है या नहीं है ये डिपेंड करेगा। तो अगर स्टिप्यूल है तो दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेट लीफ, अगर नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ लिखा है कि मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है, मतलब जो पल्विनस जैसे हम बोले, इट एक्सपेंड इनटू ए शीथ, वो एक कवरिंग के जैसा हो जाता है और ये स्टेम को पार्शियली या होली कवर कर लेता है। तो ये लाइन भी अगर आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल में आपको आगे मिलेगी फैमिली लिलिएसी, है ना। और दूसरी लाइन क्या है कि इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, क्योंकि लेग्यूम डाइकॉट होते हैं, लेग्यूम मोनोकॉट नहीं होते। तो लेग्यूमिनस प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो लीफ बेस स्वेलन होता है, तो उसको नाम दे दिया जाता है पल्विनस। तो जैसे मैंने बताया कि अगर लीफ बेस स्वेलन है तो पल्विनस कहलाएगा। लीफ बेस शीथ के जैसा भी हो सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बनाना में जो आप बनाना का स्टेम समझते हो ना, वो स्टेम नहीं है, बेसिकली वो ये स्ट्रक्चर है। बनाना की लीफ इट लुक्स लाइक दिस, ये बनाना की लीफ है। नीचे बनाना का स्टॉक होगा, तो बनाना का स्टॉक में जो इसका बेस है ना, यही सारे कॉइल होते हैं। ये सब लीफ बेस है एक्चुअली बनाना के, जो बनाना का स्टेम बनाते हैं, जो स्टेम के जैसा दिखाई देता है। इसको स्यूडो, स्यूडो का मतलब है फॉल्स, स्टेम बोलते हैं। क्योंकि बनाना में स्टेम कहाँ होगा, हमने अभी पढ़ा बनाना का स्टेम तो नीचे होता है, राइजोम और सकर। तो बनाना के प्लांट में जो आपको बनाना का स्टेम नजर आता है वो बेसिकली स्टेम नहीं है, वो क्या है, स्यूडो स्टेम है। किससे बन रहा है वो लीफ के बेस से बन रहा है, जो स्टेम को बेसिकली कवर कर लिया, और फिर वहीं से जो लीफ मुड़ गई तो वो आपको लीफ का स्टॉक नजर आ गया, फिर आगे बनाना की आपको एक प्रॉपर लीफ नजर आ गई। तो मोनोकॉट के अंदर कई बार जो बेस है लीफ का वो शीथ के जैसा होगा, जो पार्शियली या होली, डिपेंड करता है पूरा करे या थोड़ा सा करे, वो स्टेम को कवर अप कर लेगा। और अगर मोनोकॉट की जगह हम मान लीजिए लेग्यूमिनस प्लांट की बात करते हैं तो लीफ बेस स्वेलन होगा, अगर स्वेलन होगा तो वो पल्विनस कहलाएगा, है ना। ओके, हर्षित वर्मा ने स्यूडो स्टेम लिखा है। हाँ, स्यूडो, बनाना में जो स्टेम होता है उसको स्यूडो स्टेम कहते हैं, बट बिकॉज बॉटनी के हिसाब से वो स्टेम नहीं है, दैट इज द लीफ बेस, है ना। इवन जैसे अभी हमने अनियन गार्लिक बनाया था ना, प्याज, तो आपने क्या बनाया था, प्याज में इस तरीके का तो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे स्टेम था, ये यहाँ पे ये रूट्स थी। अब आप ये कहें कि अगर ये स्प्रिंग अनियन हो तो यहाँ पे ये प्याज की लीव्स आएंगी बहुत सारी, व्हाइट कलर की, जो हरा वाला प्याज होता है उसमें नीचे का पोर्शन व्हाइट होता है और ऊपर ये ग्रीन लीफ नजर बन जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी।
तो ये जो नीचे का पोर्शन हम बेसिकली खाते हैं ये क्या है, दिस इज द लीफ बेस। ये जो फ्लैशी लीफ है ना उनका भी नीचे का बेस वाला पोर्शन है जो शीट के जैसा है, जो एक एक लेयर की फॉर्म में आपको प्याज में दिखाई देता है या गार्लिक में अलग अलग दिखाई देता है। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि अनियन का एडिबल पोर्शन क्या है तो आंसर आता है फ्लैशी लीफ। लेकिन अगर आपको बेटर आंसर देना होगा तो क्या आएगा, फ्लैशी लीफ का जो बेस है वो तो आएगा फ्लैशी बेसल पोर्शन ऑफ लीफ। तो वो अनियन में या गार्लिक में एडिबल पोर्शन है, बिकॉज जब स्प्रिंग अनियन होता है तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरी ग्रीन लीफ है, सब एडिबल है। लेकिन जब वो सूख जाएगा तो ऊपर ग्रीन वाला पोर्शन हट गया, नीचे वाला जो लीफ का बेस है वो बचा रह गया, वही स्वेल कर गया, वही फूड को स्टोर कर रहा है, शुगर उसी में स्टोर हो रही है, तो प्याज की गांठ बन के तैयार हो गई। और क्योंकि प्याज का स्टेम तो डिस्क के जैसा होगा जो अभी आपने बल्ब में पढ़ा है, तो इसलिए लीफ के बेस का स्ट्रक्चर लीफ टू लीफ वेरिएबल है। कहीं पे ये कवरिंग के जैसा है, शीट के जैसा है, कहीं पे ये जो है वो स्वेल कर जाएगा तो पल्विनस कहलाएगा, है ना। दोनों चीजें दोनों जगह आएंगी, है ना। पीटियोल अभी मैंने आपको बताया, जो लीफ का स्टॉक है उसे हम पीटियोल कहते हैं। ये लीफ के ब्लेड को होल्ड करता है, लीफ का जो लमाइना है उसको ये होल्ड करेगा। कई बार पीटियोल थिन होते हैं, पतले से होते हैं तो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आसानी से आप देखते हो कि पत्तियां हवा में हिल रही हैं, बिकॉज उनका जो पीटियोल है वो बहुत थिन है, फ्लेक्सिबल है। कई बार पीटियोल बहुत हार्ड हो जाएगा, जैसे बनाना में आप देखिए, बनाना की पत्ती तो नीचे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। जो लेमाइना है उसी को आप लीफ ब्लेड कहते हैं। ये ग्रीन है, एक्सपेंडेड पार्ट है, इनमें वेन्स होंगी और वेन जब डिवाइड कर जाएंगी तो वेनलेट्स बन जाएंगी। नॉर्मली क्या होता है कि एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है जिसको आप मिडरिप कहते हैं, ये लिखा है। मिडरिप के अंदर वेस्कुलर सप्लाई होगी, ये लीफ बेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, सब कुछ यहीं से आएगा। और लीफ ऐसा प्लांट पार्ट है जिसके शेप में, मार्जिन में, एपेक्स में, सरफेस में एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमाइना। इसका मतलब क्या है, जैसे मूली की पत्ती आप देखोगे, सरसों की लीफ देखोगे तो वो इस तरीके से, कोई शेप नहीं होता, मूली की पत्ती का कोई शेप ही नहीं है ना। इट लुक्स लाइक, आप कैसे भी बना लीजिए, ये इस तरीके से ये आपको मान लीजिए कि एक लीफ दिखाई दे रही है ना। तो इसमें जहां जहां से ये कट लगे हैं ये इंसीजन्स हैं, मतलब ये कितनी गहराई तक जाएंगे वी कांट से। एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमाइना, ये कितने अंदर तक जा रहे हैं कट्स, हम नहीं कह सकते। धनिए की पत्ती को देखिए, उसमें भी आपको वेव लाइक आउटलाइन दिखाई देगी। तो ये जो इंसीजन्स हैं लेमाइना में वो कहाँ तक जाएंगे, ये भी अलग अलग लीफ के लिए अलग अलग आएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लीफ का शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमाइना, एवरीथिंग इज वेरिएबल इन नेचर। दिस इज द प्लांट पार्ट जिसमें मैक्सिमम वेरिएशन शो हो रहा है ना। सो दिस शोज मैक्सिमम वेरिएशन in leaf. So leaf is the plant part जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि लीफ में मैक्सिमम वेरिएशन है और वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात हो गई हमारी लीफ के स्ट्रक्चर की कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है ना। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीफ में वेनेशन। लीफ में जो वेन और वेन का अरेंजमेंट है उसको हम लीफ में वेनेशन बोलते हैं ना। वेनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, है ना। अगर आप वेन बनाएंगे और फिर ये वेनलेट बनाएंगे, ये वेन है और फिर ये वेनलेट है। जैसे यहां देखोगे ध्यान से तो ये वेन है, मेन ये अंदर तक जा रही है ना ये, और फिर ये इससे डिवाइड हुई तो मान लीजिए ये बन गई, फिर यहाँ पे ये बन गई, ये आ गई, ये सब बन गई। अब प्राइमरी वेन है तो ये सेकेंडरी बन गई। लेकिन सेकेंडरी से जब डिवाइड होंगी तो फिर यहाँ टर्शरी वेन्स बनी हुई हैं अलग अलग, और टर्शरी से बनाओगे तो फिर ये पूरा नेट के जैसा बन जाएगा। रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क, जाल। लेकिन यहां देखोगे तो क्या है, यहाँ एक मिडरिब है दिस वन, और बाकी सब जो है वो इसके पैरेलल में ही है, कोई जाल नहीं बन रहा। जितनी भी वेन्स निकलेंगी वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होंगी। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और एक पैरेलल वेनेशन होता है।
सो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमाइना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। और ये वेनेशन दो टाइप का है, पहला है रेटिकुलेट जहाँ पे एक नेटवर्क बन जाएगा, ये मोस्टली डाइकॉट में होता है। ऐसे दूसरा है पैरेलल जहाँ पे पैरेलली अरेंज होंगी लैमाइना के अंदर, और ये मोस्टली मोनोकॉट में होगा। तो डाइकॉट में आएगा रेटिकुलेट और मोनोकॉट में आ जाएगा पैरेलल। लेकिन दोनों जगह एक्सेप्शन है, और खासकर ये वाला जो एक्सेप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। एक मोनोकॉट जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता हो, यहाँ लिखा है मोनोकॉट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, तो उसका आंसर क्या है? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स एक प्लांट है जो मोनोकॉट है और उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। ऐसे ही उल्टा हो सकता है डाइकॉट हैविंग पैरेलल वेनेशन, तो उसमें एग्जाम्पल जो है वो कैलोफिलम है। हालांकि कैलोफिलम एग्जाम में नहीं आया, बट स्माइलेक्स एग्जाम का क्वेश्चन है कि मोनोकॉट हैविंग पैरेलल वेनेशन, ये काफी पूछा जाता है। सो मोनोकॉट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकॉट में पैरेलल तो होता ही है, डाइकॉट में रेटिकुलेट होता है, लेकिन दोनों जगह दोनों पॉसिबिलिटी है। रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकॉट के अलावा मोनोकॉट में भी हो सकता है, मोनोकॉट हैविंग रेटिकुलेट, एग्जाम्पल स्माइलेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एंड डाइकॉट हैविंग पैरेलल कंट्रास्ट में लिखना है तो कैलोफिलम इज द आंसर, बट कभी एग्जाम में नहीं आया, ये याद रखिए, है ना। और डाइकॉट में रेटिकुलेट, मोनोकॉट में पैरेलल, वो तो जर्नलाइज तो है ही, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो हमने जब एंजियोस्पर्म में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, तो उन क्लासेस को बनाने में जो क्राइटेरिया यूज किए गए उनमें से एक ये भी तो था। पहला क्राइटेरिया था नंबर ऑफ सीट्स इन कॉटिलिडन, दो है तो डाइकॉट, एक है तो मोनोकॉट। दूसरा था वेनेशन। आपने जब लिविंग वर्ड में की पढ़ा था, टैक्सोनॉमिक की, तब भी मैंने आपको यही लिखाया था कि हम लीफ में वेनेशन पैटर्न को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि लीफ डाइकॉट की है या मोनोकॉट की है। इट इज द कैरेक्टर विच इज यूज्ड एज टैक्सोनॉमिकल कीज फॉर आइडेंटिफाइंग द क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में फिक्स हो जाता है कि डाइकॉट मतलब रेटिकुलेट, मोनोकॉट मतलब पैरेलल। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, तो वो एक्सेप्शन भी आपको याद रखने हैं, है ना। तो दो टाइप का वेनेशन हो गया है। अब आएगा टाइप ऑफ लीफ। लीफ होती कितने तरीके की है? तो लीफ बेसिकली दो तरीके की होती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड, है ना। ये सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ का मतलब है जब लैमाइना एक पूरा होगा, एंटायर, जैसे हम ये बना रहे हैं तो दिस इज अ सिंपल लीफ, ये लैमाइना मैंने पूरा बना दिया, है ना। या अगर इंसाइज आप कर रहे हैं लैमाइना को, लैमाइना में कट्स लगा रहे हैं, तो जो इंसीजन है वो मिडरिप को टच नहीं करने चाहिए। जैसे पीपल की लीफ अगर आप देखोगे तो ऐसी है, शेप चेंज हो जाएगा पीपल की लीफ में, यहाँ पे आके एक बहुत पतली सी लाइन आएगी और ये थोड़ा सा फैली हुई होती है ना, लाइक दिस। तो पीपल हो गई। मैंगो की लीफ अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंगो की इस तरीके की लीफ है। लेकिन अगर आप रेडिश की देखोगे तो क्या है, अभी मैंने बनाया था ना मूली की लीफ, तो उसमें क्या है कि ये जो इंसीजन्स हैं वो बस मिडरिप को टच नहीं करेंगे, आपको जो बीच में लाइन है वहां तक नहीं लेके जाना है, बाकी आप इसको इंसीजन्स को जितना भी डिप्रेशन में ले जाना चाहें ले जाइए, उससे मैटर नहीं करता। बट ये जो लाइन है ये बस मिडरिप को टच नहीं करनी चाहिए। जब तक मिडरिप को टच नहीं करेगा तब तक लीफ सिंपल लीफ ही कहलाएगा, है ना। सो जब तक लैमाइना पूरा है, अगर इंसाइज्ड भी है तो इंसीजन मिडरिप को टच नहीं करने चाहिए, तब तक लैमाइना क्या कहलाएगा? एक कंसिडर किया जाएगा। और एक लैमाइना है तो इसका मतलब एक लीफ है, एंड दैट लीफ विल बी सिंपल लीफ। एग्जाम्पल पीपल, मैंगो, रेडिश, ये सब हो गए। अगर मान लीजिए ये लैमाइना कट हो जाए, जैसे मान लीजिए ये लीफ है और यहाँ पे क्या है कि ये इंसीजन जो है वो मिडरिप को टच कर जाए, फिर ये इंसीजन मिडरिप को टच कर गया, इट लुक्स लाइक दिस। तो अगर ये इंसीजन या डिप्रेशन मिडरिप को टच कर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? फिर उस केस में जो लीफ बनेगी वो बन जाएगी कंपाउंड लीफ, क्योंकि फिर हर पार्ट अलग अलग हो गया ना। अगर आप इस केस में देखोगे कि ये बार बार जो है वो मिडरिप को टच कर रहा है, तो इस मीन्स कि इसके पार्ट्स अलग अलग हो गए ये। तो अब ये क्या बन गई? ये कंपाउंड लीफ है। अब इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे? ये पार्ट्स कहलाते हैं लीफलेट। लीफ से छोटे हैं तो क्या कहलाएंगे? लीफलेट्स, या इनको बोला जाता है पिन्नी। अगर प्लूरल लिखोगे तो क्या कहलाएंगे? लीफलेट्स और पिन्नी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इंसीजन यहाँ पे बने थे वो इंसीजन्स मिडरिप को टच कर गए, और जब मिडरिप को टच कर गए
तो इनके अंदर सप्लाई अलग से हो जाएगी। फिर होगा क्या कि अब अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर, अच्छा रेड यूज नहीं करना था, इनके अंदर जो मिडरिब है वो कहाँ जाएगी, अब ये मिडरिब है और ये इनकी वेस्कुलर सप्लाई हो गई, ये इसके अंदर मिडरिब जा रही है और फिर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। अब सबकी मिडरिब अलग अलग है। फिर जो ये बीच में लाइन है वो क्या कहलाएगी, वो एक्सिस बन जाएगा जिस पे ये लीफलेट्स अरेंज होंगे, तो सबका वेनेशन अलग अलग हो जाएगा, लुक्स लाइक दिस, है ना। इस स्टॉक को क्या बोलेंगे, ये स्टॉक कहलाता है रैकिस। रैकिस इज द स्टॉक ऑफ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का जो अभी तक पीटियोल था वो अब क्या बन गया, रैकिस बन गया। अगर आप इन पिन्नी को स्टॉक में अरेंज करोगे जैसे ये, इट लुक्स लाइक दिस। अब यहां पे देखोगे तो ये स्टॉक क्या है, दिस इज रैकिस। और जो इन लीफलेट का स्टॉक है वो स्टॉक क्या कहलाएगा, दैट इज स्टॉक का मतलब जैसे आपने लिखा था कि स्टॉक क्या कहलाता है, इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, ये सेम पीटियोल। और फिर ये पार्ट क्या है, ये लीफलेट्स या पिन्नी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड लीफ जब बनेगी, अब ये लीफलेट्स हैं, ये लीफ नहीं है, कैसे पता चलेगा। अगर आप ये कहो कि जैसे इसमें नंबर कितना है इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये 11 लीफ है या 1 लीफ है, कैसे पता चलेगा बताओ। वाई दिस इज 11 लीफ नॉट 1 लीफ, या दिस इज 1 लीफ नॉट 11 लीव्स। बताइए आंसर, ये एक लीफ है या कई सारी लीफ हैं। आपको टेस्ट पेपर भी डिस्कस करना था। चलो अब लीफ खत्म करो फिर देखते हैं। बाय द प्रेजेंस ऑफ बड, अंशिका ने बोला है, ठीक है। और कुछ आंसर बोल सकते थे आप, वैसे ठीक है आंसर अंशिका का। बर्ड से प्रेजेंस देख सकते हैं, नहीं तो नोड से देख सकते हैं ना, क्योंकि बर्ड देखना मुश्किल है, नोड देखना ज्यादा आसान है। तो हम किससे पहचान रहे हैं इसको, नोड से। नोड एक्चुअली यहां पे है, दिस वन इज द नोड। अगर बाई चांस नोड यहां होता, ये जो डॉट्स हैं ये बड़े बड़े आपको दिखाता हूं, ये अगर आपको नोड यहां नजर आता तो फिर ये लीफ्स बन जाती। अगर यहां नोड नहीं है तो इसका मतलब ये लीफलेट्स है, बिकॉज लीफ नोड से ही अराइज होती है। अगर बाहर मान लीजिए आपने एक एक्सिस के एक साइड में 10 लीफ बना दी, तो वो 10 लीफ तभी हो सकती हैं जब उनमें 10 नोड प्रेजेंट हो। अगर मान लीजिए उसके अंदर नोड नहीं है तो इसका मतलब वो लीफ नहीं है, फिर वो पार्ट ऑफ द लीफ है जिन्हें आप लीफलेट्स या पिन्नी कहते हैं। तो लीफ को पहचानने का तरीका केवल नोड से आ सकता है, या बर्ड्स भी ठीक था अंशिका का आंसर, कि बाई प्रेजेंस ऑफ बर्ड देख सकते हैं या बाई प्रेजेंस ऑफ नोड देख सकते हैं, बिकॉज लीफ नोड से ही अराइज होती है ना। फरहीन ने लिखा था छोटी छोटी लीफ एक ही नोड से ओरिजिनेट होंगी, कितनी भी हो सकती है। नोड है तो इसको लीफ बोलोगे, नोड नहीं है तो फिर इसको हम पिन्नी या लीफलेट्स बोलेंगे, सिंपल सा ये है ना। खुशी ने लिखा है सर ये लीफ है बिकॉज बाकी तो लीफलेट्स है ना। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन तो यही था ना कि हम इसको लीफलेट क्यों बोल रहे हैं या लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उसका राइट आंसर ये है कि यहाँ नोड नहीं है इसलिए ये लीफ नहीं हो सकती। नोड यहां है तो इसका मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वन लीफ हैविंग 11 लीफलेट्स। ये आएगा, ये पूरा एक लीफ है जिसके 11 टुकड़े हैं। ये 11 लीफ नहीं हो सकती, क्योंकि 11 लीफ होती तो फिर यहां पे नोड होने चाहिए थे जो नहीं है। हम नोड से पहचानते हैं, नोड के बियॉन्ड जितना भी पार्ट होगा लेटरल वो सब एक लीफ में काउंट होगा।
अगर वहां नोड अलग है तो लीफ अलग हो जाएंगी। अगर इसके बाद मैं 11 की जगह मान लीजिए 20 बना दूं तब भी वो एक ही लीफ कहलाएगी। जैसे नीम की पत्ती को आप देखिए तो, या कड़ी पत्ता आपने देखा होगा, कड़ी पत्ता लोगों के घरों में भी यूज होता है, मीठा नीम, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल लीफलेट्स नजर आएंगे। दोज आर नॉट लीफ। लीफ कहां से होगी? जहां से वो पूरा का पूरा स्टॉक एक जगह से जुड़ा होगा, क्योंकि वहां नोड है इसलिए हम उसको लीफ कंसिडर करते हैं, है ना। समीर ने लिखा है इज वन नोड विल गिव राइज टू, नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एक नोड से एक लीफ आएगी, बट लीफ नोड से आएगी ये कंपलसरी है। एक नोड से आप 4 लीफ बना लीजिए, 4 तरफ 4 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नोड से 2 बना लीजिए, अभी हम बनाएंगे। अपोजिट फिलोटैक्सी हो सकती है, वर्ल्ड हो सकती है, ऑल्टरनेट हो सकती है। एक नोड से लीफ कितनी भी निकल सकती है, लेकिन लीफ निकलेगी नोड से ही, नोड के अलावा कहीं से नहीं निकलेगी। और क्योंकि यहाँ पे नोड नहीं था इसलिए हमने माना कि ये लीफलेट्स हैं, लीफ नहीं। अगर इनके इंडिविजुअल नोड्स होते तो उसके हिसाब से इनको लीफ बोल दिया जाता है ना। इस तरीके से आप पहचानते हैं। तो कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हुआ कि जब लेमाइना या जो इंसीजन है ये रीच होगा, मतलब ये पहुंचेगा मिडले तक जाएगा, तो इसको वो तोड़ देगा इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स। तो यहां से पार्ट क्या बन जाएंगे हमारे पास? लीफलेट बन जाएंगे। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पीटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अगर आप देखोगे तो बड यहां भी आएगी, ये बड होगी, है ना। ये एक्सिलरी बड दोनों जगह है, चाहे सिंपल लीफ हो तो भी। जैसे यहां पे अगर आपने बनाया तो यहां भी बड आएगा, दिस इज ऑल्सो द एक्सिलरी बड। तो बड तो सिंपल लीफ में भी होगी नोड पे और कंपाउंड लीफ में भी होगी, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। जैसे भी अंशिका ने लिखा ही था कि बड यहां प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये लीफ नहीं हो सकती, ये लीफलेट हो सकती है। लीफलेट के एक्सिल में कोई बड नहीं होती, वहां कोई नोड नहीं होता, सबका इंटरनल रीजन है नोड। और मॉर्फोलॉजिकली हमने बोला कि वहां पे एक छोटा सा बड प्रेजेंट है तो वो एक्सिलरी बड कहलाएगा। तो अगर एक्सिलरी बड प्रेजेंट है तो फिर हम उसको लीफ मानेंगे, नोड पे प्रेजेंट होगा वो नहीं है तो उसको लीफलेट मानेंगे, उसको लीफ नहीं मानेंगे। अब ये सारी मिला के एक लीफ है तो ये लीफ क्या कहलाएगी? कंपाउंड लीफ कहलाएगी, है ना। ये दिस विल फॉर्म 1 लीफ। जितने भी पोर्शन लिखे हुए हैं ये 1 लीफ है और इसके अंदर मैंने 11 लीफलेट्स बनाए हैं तो वो आप देख सकते हैं, है ना। अब ये कंपाउंड लीफ भी 2 अलग अलग टाइप की है। एक कहलाता है पिन्नेटली कंपाउंड और एक होता है पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड जैसे अभी ड्रॉ किया कि मान लीजिए ये यहाँ पे बड है इसीलिए ये नोड हुआ, है ना, इसमें एक्सिलरी बड है। अब हम स्टॉक बनाएं या ना बनाएं हमेशा रहता है। अब हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है कि पीटीओल बनाएंगे तो पीटियोलेट लीफ, नहीं बनाएंगे तो ससाइल लीफ। तो मैं स्टॉक बनाऊं ना बनाऊं, अब कम बनाना पड़ेगा तो मैं बिना स्टॉक के बना दे रहा हूं। तो ये सब अलग अलग है, एक्चुअली ये अलग अलग है तो इसलिए ये क्या कहलाएंगी? अब ये सब एक लीफ का पार्ट है। क्यों एक लीफ है? बिकॉज नोड तो यहाँ है, यहाँ तो नोड है नहीं, तो ये सब पार्ट क्या कहलाएंगे? दीज आर लीफलेट्स या पिन्नी। तो लीफ कैसी बन गई? लीफ बन गई पिन्नेटली कंपाउंड, है ना। लीफ कैसा लिखा हुआ है? पिन्नेटली कंपाउंड। और फिर इस कॉमन एक्सिस को भी हमने क्या नाम दिया था? दिस कॉमन एक्सिस इज कॉल्ड रैचिस, कि रैचिस के ऊपर जो है वो लीफलेट्स अरेंज होंगी। जैसे नीम में हम देखते ही हैं, अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, नीम हो गया या करी प्लांट हो गया, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, दोनों एक ही फैमिली के हैं, नीम और कड़ी। वो कड़वा नीम होता है, ये मीठा नीम बोल दिया जाता है। तो कड़ी पत्ते में आप देख लीजिए या नीम में देख लीजिए तो दोनों जगह आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नजर आएंगी। इवन अगर आपने रोज की लीफ देखी होगी तो रोज की लीफ में 5 होती हैं। रोज में फिक्स है कि यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। आप जाके रोज का फ्लावर में देखिएगा नीचे जो लीफ नजर आएगी, ये पांचों को मिला के एक लीफ है। ये लीफलेट्स हैं बेसिकली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने बेल पत्र देखा होगा जो मंदिर में अगर कभी यूज किया हो तो शिव जी को जो चढ़ाया जाता है, तो वहां 3 होती हैं, 1 2 3। इन तीनों को मिला के एक लीफ बोलते हैं। तो जब सारे पिन्नी आपको अलग अलग दिखाई देंगे, सारे पिन्नी एक कॉमन स्टॉक जिसे एक्सिस बोल रहे हो, रैकिस, उससे जुड़े हुए हैं, तो ये लीफ क्या कहलाएगी? पिन्नेटली कंपाउंड कहलाती है। तो नीम भी एग्जाम्पल है, वो तो एनसीईआरटी में है। मैंने आपको मीठा नीम, कड़ी पत्ता बता दिया, रोज बता दिया, या इसके अलावा आप ये इसको देख सकते हो, ये बेल का प्लांट है तो उसमें भी आप देख सकते हो। अलग अलग केस में ये अलग अलग आते हैं, है ना।
पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या आएगा, पामेटली कंपाउंड में क्या होगा, ये जो दूर दूर एक्सिस है ना, इसको आप पास, इसको कंडेंस कर दीजिए। जब इसको आप कंडेंस कर दोगे तो कैसा बन जाएगा कि जैसे ये तो रैकिस हो गया और ये पॉइंट कंडेंस हो गया। अब जब कंडेंस हो गया तो इसी से सारी लीफलेट ऐसे अरेंज हैं पाम लाइक। मार्फोलॉजिकली आपको दिखेगा कि ये पांचों लीफलेट्स, दीज आर 5 पिन्नी, ये 5 पिन्नी एक कॉमन पॉइंट से हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पामेटली कंपाउंड बोल देंगे। पाम लाइक अपीयरेंस हो गया कि 5 फिंगर्स अटैच टू द कॉमन पॉइंट। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कॉमन नहीं है, सबकी बोन्स अलग अलग हैं। आपको मार्फो के हिसाब से तो ये लग रहा है कि पांचों उंगलियां आपकी हथेली से जुड़ी हैं, बट एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ोगे तो इस फिंगर की बोन अलग है, इस फिंगर की बोन अलग है, इसकी अलग है। ऐसे यहाँ भी होगा, हर एक पिन्नेट या हर एक लीफलेट की इंटरनल सप्लाई अलग होगी, लेकिन मार्फोलॉजिकली आपको क्या लगेगा, दे सीम टू अराइज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ऐसा देखने में लगेगा कि ये कॉमन पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, और फिर ये पाम के जैसा अपीयरेंस हो गया तो नाम रख दिया गया पामेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल आ गया सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन एक ट्री है जिसकी लीफ आपको ऐसी दिखाई देंगी। और भी बहुत सारे प्लांट आप नेचर में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर पामेटली कंपाउंड लीफ में आ जाएगा, है ना। इसमें कितने बनाओगे वो वेरिएबल है, जैसे मैंने ये 5 बना दिए, 4 बना दीजिए, 3 बना दीजिए, 2 बना दीजिए, अलग अलग। लाइक ये इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये बाइफोलिएट हो गई, है ना, यहाँ पे 3 बना दिए। ट्राइफोलिएट हो गई, यहाँ 4 बना दिए। टेट्राफोलिएट हो गया, ये 5 बना दिए। पेंटाफोलिएट हो गया, डिपेंड करता है। तो इंपॉर्टेंट ये कि नंबर ऑफ पिन्नी कितने हैं वो तो हम किसी में नहीं कह सकते, हर प्लांट का अलग अलग आएगा। लेकिन इनको मार्फोलॉजिकली जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये पांचों एक ही पॉइंट से अराइज हुए। जब ये पांचों एक ही पॉइंट से अराइज हुए तो ये बन जाएंगी पामेटली कंपाउंड लीफ, है ना। तो पिन्नेटली कंपाउंड हो सकती है, पामेटली हो सकती है। इसके आगे भी इनका फर्दर डिवीजन है, बट अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप जबरदस्ती पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के टाइप पढ़े, पामेटली कंपाउंड के फर्दर टाइप पढ़े, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। ऐसे वेनेशन के भी फर्दर टाइप हैं। रेटिकुलेट पैरेलल मैंने पढ़ा दिया, रेटिकुलेट के भी अलग टाइप हैं, और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, ऐसे पैरेलल के भी अलग अलग टाइप हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। बट हमें वो सब नहीं पढ़ने हैं, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि रेटिकुलेट में ये, पैरेलल में ये, सिंपल में ये, पिन्नेटली में ये, पामेटली में ये। क्लियर? बताओ, पामेटली कंपाउंड लीफ और कहां पड़ी थी, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और कहां पढ़ा था हमने? यस, आपका रिवीजन फिर से स्टार्ट हुआ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और कहां कहां पढ़ी है आपने? फरहीन का आंसर आया सबसे पहले, फर्न, शिवानी, टेरिडोफाइट। बेटे टेरिडोफाइट अगर आप बोलोगे तो बड़ा बड़ा सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइट में सिर्फ पिन्नेटली कंपाउंड होती है ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। आपको फर्न ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज फर्न में कोई और लीफ नहीं होती। फर्न इज द राइट आंसर। दीपांशु ने साइकस लिखा है, साइकस इज ऑल्सो द राइट आंसर। फर्न और साइकस ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे आपने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पढ़ी है, अपार्ट फ्रॉम नीम जो मॉर्फोलॉजी में दे रखा है ना। साइकस की मैच्योर लीफ, साइकस की अगर इमैच्योर होगी तो भी वो पिन्नेटली कंपाउंड होगी, है ना। फरहीन को शायद कंफ्यूजन लगे तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, साइकस में मैच्योरिटी पे तो है ही, अगर वो यंग लीफ है तब भी वो पिन्नेटली कंपाउंड है। बस यंग लीफ स्प्रिंग की फॉर्म में क्वाइल हो गई है, स्पाइरली क्वाइल हो गई है, जिसको हमने सर्सिनेट टेक्सिस कहा था, है ना। तो आंसर साइकस आएगा या फिर फर्न आएगा, है ना। सिंपल लीफ और कहां कहां पड़ा है? क्लोज, क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल लीफ कहां कहां प्रेजेंट होगा? प्लांट किंगडम में याद करो, और एक बार में पूरा आंसर लिखना, एक एक करके नहीं। टेक योर टाइम, बट कोशिश करो कि सब एक साथ लिख पाओ। फरहीन ने लिखा है पाइनस, और उसके अलावा अब फिर मुझे दूसरा पूछना पड़ेगा ना आपसे। फरहीन नाज, पाइनस के अलावा कोई और ऑप्शन है जहां पे सिंपल लीफ आपने पढ़ा था?
इतना टाइम आप लोग लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पीछे किताबें पलटने में लग जाओगे। हमने पाइनस में सिंपल लीफ पढ़ा था, उससे पहले आपने स्लेजिनेला में सिंपल लीफ लिखा है। स्लेजिनेला की स्मॉल साइज की है माइक्रोफिल, दोज आर आल्सो सिंपल लीफ। फरहीन ने जिंको लिखा है, जिंको तो मैंने अलग से आपको कहीं पढ़ाया ही नहीं है ना, हालांकि लिखा है तो एक अलग बात है, बट अब मैसेज रिट्रैक्ट हो गया आपका, है ना। सो कहाँ कहाँ पढ़ा है, स्लेजिनेला में सिंपल लीफ पढ़ा है ना। और फर्न में आपने पिन्नेटली कंपाउंड पढ़ा था इन टेरिडोफाइट। फिर जिम्नोस्पर्म में आपने साइकस में पढ़ा था पिन्नेटली कंपाउंड, और पाइनस में पढ़ा था सिंपल लीफ, है ना। इससे भी पहले पढ़ा था आपने ब्रायोफाइटा के मॉस में। ब्रायोफाइटा में जो मॉस थी, मॉस की जो लीफ थी वो भी सिंपल लीफ थी, है ना। हालांकि मॉस में जो लीफ होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, और उसके अलावा आपने जहां भी लीफ पढ़ा है वो सब स्पोरोफिटिक है। तो मैंने आपको सारा रिकॉल करा दिया कि हमने प्लांट किंगडम में लीफ कहाँ कहाँ पढ़ा था, और यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। सो लीफ का वेनेशन हो गया, लीफ का टाइप कंप्लीट हो गया, है ना। ये आपकी बुक के हिसाब से इमेजेस हैं, ये आप ऐसे देखोगे तो ये नीम की लीफ है ना, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में ये एग्जाम्पल नीम है। नीम में ये कितनी बनेंगी पिन्नी हम नहीं कह सकते। पामेटली में ये सिल्क कॉटन का ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब एक कॉमन पॉइंट से है। ऐसा केवल दिखाई देता है, मॉर्फोलॉजिकली लगता है कि ये कॉमन पॉइंट्स हैं, अदरवाइज इन सब का इंटरनल ओरिजिन अलग अलग स्ट्रक्चर से होगा। बट डेफिनेटली वहां नोड नहीं था, इसलिए हमने नोड यहाँ है, ये नोड है जहां से नीचे स्टॉक लगा हुआ है। तो नोड क्योंकि नीचे है तो इसका मतलब ये पूरी एक लीफ कंसिडर की जाएगी, है ना। तो ये लीफ में कंपाउंड लीफ के टाइप हो गए, पिन्नेटली एंड पामेटली, उस हिसाब से देखिएगा। अब आता है लीफ में अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट क्या है, लीफ के अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। फाइलोटैक्सी जैसे ये लिखा था, फाइलोटैक्सी क्या कहलाएगा, दिस इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच, एक्सिस बोल सकते हो। किसी भी ब्रांच या किसी भी स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे फाइलोटैक्सी बोलते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ एंड स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी 3 डिफरेंट टाइप्स की है। कौन कौन से टाइप हैं उनको देखते हैं, मैं अपने तरीके से आपको बना के दिखाता हूं। एक तरीका तो क्या है, ये एक एक्सिस या ब्रांच है, ये अलग अलग नोड हो गए। अगर एक नोड से एक ही लीफ निकले, जैसे एक ये है एक ये है, स्टॉक आप बनाए ना बनाए वो आपकी मर्जी है, मैं ड्राइंग में नहीं बना रहा, बाकी स्टॉक बना भी सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 लीफ है पर नोड, एक नोड से एक लीफ निकली है, तो ऐसी फाइलोटैक्सी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट। ये डायग्राम क्योंकि आपको पेंटैप पे दिखा रहा हूं तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये 2 डायमेंशनल है, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक दूसरे के 180 डिग्री पे पहुंच जाएंगी, बहुत जरूरी नहीं है। आप जैसे ये एक एक्सिस है तो एक लीफ यहां बना रहे हैं तो एक यहां बना सकते हैं, परपेंडिकुलर आ जाएगी। एक यहां है तो एक डायगोनल बना लीजिए अगले नोड से, एक यहां बना, कहीं भी बना लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई एंगल फिक्स नहीं है कि एक लीफ का एंगल दूसरे लीफ से कितना आएगा, लेकिन ये फिक्स है कि एक नोड से एक लीफ निकालनी है। अगर एक नोड से एक लीफ निकलेगी तो ऐसी फाइलोटैक्सी को, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ लीफ को आप ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ चाइना रोज आएगा, आपकी बुक में जो यहाँ एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया है, हिबिस्कस, चाइना रोज, गुड़हल, उसमें आप देखोगे तो एक नोड से आपको एक लीफ नजर आएगी, है ना। फिर आती है 2 और पॉसिबिलिटी, लाइक दीज 2। हम क्या करेंगे, एक नोड से 2 लीफ बनाएंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ये एक नोड से 2 लीफ हैं, फिर यहां भी एक नोड से 2 लीफ हैं, एक नोड से 2 लीफ, इस तरीके से। सो दिस इज 2 लीफ पर नोड।
अगर ऐसी फाइलोटैक्सी है तो ये कहलाती है अपोजिट। एग्जाम्पल दे रखा है ग्वावा बुक में, और दूसरा दे रखा है कैलोट्रोपिस। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है? 2 लीफ पर नोड। लेकिन यहां 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो जो मैंने बनाई है वो कि एक नोड की 2 लीफ उसी के ऊपर आएंगी, इसके ऊपर ये आएंगी, इसके ऊपर ये आएंगी, इसके ऊपर ये आएंगी। मतलब 2 लीफ हमारे सामने, जैसे ये एक्सिस है, यहाँ पे लेफ्ट राइट बनाई है 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये, सेम सीरीज में आएंगी। अगर आप गुआवा की लीफ को देखोगे किसी ब्रांच पे तो बिल्कुल लाइन से लगी हुई है। अपोजिट फाइलोटैक्सी कहलाती है। 2 लीफ एक नोड से है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं अपोजिट में। अगर ये वाला अरेंजमेंट है तो ये कहलाता है सुपर इम्पोज्ड। गुआवा के अंदर कंडीशन क्या हो गई? एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो क्या कहलाएंगी? ये सुपर इम्पोज्ड कहलाती है। तो राइट आंसर क्या आएगा? अपोजिट सुपर इम्पोज्ड। उसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? गुआवा। अगर आप कैलोट्रोपिस की बात करोगे तो यहां पॉसिबिलिटी क्या है? थोड़ा बनाना मुश्किल है। एक नोड की जो 2 लीफ हैं ये दूसरे नोड की 2 लीफ के परपेंडिकुलर हैं। फिर यहाँ पे ये 2 लीफ सामने आ रही हैं, फिर यहाँ पे जो 2 लीफ आ रही हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं, फिर ये 2 लीफ आ रही हैं, और फिर यहाँ पे जब आएंगी तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी, लाइक दिस। कि 2 आपके सामने ऐसी हैं, अगर आप मेरा हाथ देख सकते हैं तो 2 ऐसी हैं तो 2 ऐसे नजर आएंगी, फिर 2 ये ऐसी हैं तो फिर ये 2 ऐसे आएंगी। मतलब 2 ऐसे हैं तो 2 इस तरीके से हैं, फिर 2 ऐसे हैं तो फिर ये 2 ऐसे हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। 2 लीफ ऑफ वन नोड लाई परपेंडिकुलर टू 2 लीव्स ऑफ नेक्स्ट नोड। एक नोड की 2 लीफ आने वाले नोड की 2 लीफ के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। जबकि सुपर इम्पोज में अगर एंगल आएगा तो कितना आएगा? एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब 180 डिग्री है। यहां है तो यहां है, यहां है, यहां 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं, फिर 2 ऐसे हैं तो फिर 2 ऐसे हैं, तो ये एंगल एक दूसरे के लिए क्या आएगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर एंगल के साथ अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है तो इसको हम बोलते हैं डिकासेट। इसे क्या बोला जाएगा? डिकासेट। सो अपोजिट में डिकासेट है तो एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस आएगा, अपोजिट में सुपर इम्पोज्ड है तो एग्जाम्पल गुआवा होगा। अब एनसीईआरटी ने केवल ये लिखा है कि 2 लीफ पर नोड कॉल्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी, एग्जाम्पल गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। और नीट में जब क्वेश्चन आया तो ये पूछा गया कि अपोजिट डिकासेट लीफ कहां होती है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा आगे पढ़ना है कि डिकासेट तो एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन पूछा तो यही है कि अपोजिट डिकासेट कहां होती है। ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, कैलोट्रोपिस भी, गुआवा भी। तो हमें तो केवल ये पता है कि गुआवा कैलोट्रोपिस में अपोजिट फाइलोटैक्सी है, अपोजिट डिकासेट है या अपोजिट सुपर इम्पोज्ड है, ये हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए हम एक लेवल आगे जाके पढ़ रहे हैं कि सुपर इम्पोज का मतलब क्या है और डिकासेट का मतलब क्या है। अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ रही है तो सुपर इम्पोज्ड। अगर एक नोड की 2 लीफ दूसरे नोड की 2 लीफ के परपेंडिकुलर है तो उसको हम बोलेंगे डिकासेट। तो गुआवा और कैलोट्रोपिस में ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तीसरा केस ये है कि एक नोड पे आप जब लीफ बनाएंगे तो 2 से ज्यादा बना दीजिए। जैसे यहां पे आपने लीफ बनाई तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। मोर देन 2 लीव्स पर नोड, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल में आपकी बुक में दे रखा है नीरियम और एल्स्टोनिया। सो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड फिलोटैक्सी। ब्यूटी ने लिखा है अपोजिट कौन सा हुआ सर? अपोजिट में एग्जाम्पल आता होगा, गुआवा भी है और कैलोट्रोपिस भी है। अपोजिट के ऑप्शंस क्या हो गए? गुआवा और कैलोट्रोपिस। तो 3 टाइप की फाइलोटैक्सी हो सकती है मैक्सिमम: ऑल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। अपोजिट में 2 ऑप्शन है, मे बी सुपर इम्पोज्ड, मे बी डिकासेट। सबके ऑप्शंस या सबके एग्जाम्पल दे दिए। अभी मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो एक्चुअली एनसीईआरटी ने यहां दिए हुए हैं। आगे आपको और भी एग्जाम्पल मिलेंगे
तो जब आप इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंचोगे तब आपको याद दिलाऊंगा कि आपने इससे पहले कितनी जगह क्या पढ़ा हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी के गलत क्यों हो जाते हैं। बिकॉज हमें तो लगता है कि 2 या 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो हमने लिख दिया, बट एक्चुअली आगे पता चलेगा कि अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल आने बाकी है। इन्हीं फाइलोटैक्सी के और भी एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अभी के लिए बस ये याद कर लीजिए कि ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है तो चाइना रोज, अपोजिट सुपर इम्पोज्ड है तो गावा, अपोजिट डिकासेट है तो कैलोट्रोपिस, और वर्ल्ड फिलोटैक्सी है तो नीरियम और एल्स्टोनिया, है ना। इसको अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे तो ये तीनों बने हुए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से ये ऑल्टरनेट है, फर्स्ट वाला केस। यहां देखो एक नोड से एक लीफ निकाल के दिखाया गया है ना, हर एक नोड से एक ही लीफ है। ये जरूरी नहीं कि इसका और इसका एंगल 180 आए, बस एक नोड से एक होना जरूरी है। यहां देखोगे तो ये जैसे गुआवा के अंदर भी आप देखोगे तो ऐसी ही लीफ होती है ना। ये गुआवा की तो नहीं है, लेकिन इस प्लांट के अंदर अपोजिट है और एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो सुपर इम्पोज्ड है। और यहां देखोगे ये एल्स्टोनिया का है लीफ, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 7 आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। नीरियम में देखोगे तो 3 होती है, तो 3 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं। सो ये 3 अलग अलग टाइप की फाइलोटैक्सी है। इसको अगर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट के हिसाब से देखोगे तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, जहाँ पे सिंगल लीफ अराइज होती है एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल चाइना रोज दे रखा है, मस्टर्ड दे रखा है, सनफ्लावर दे रखा है। जो एनसीईआरटी के नाम है एग्जाम्पल वो भी याद करने। अपोजिट में पेयर ऑफ लीफ यानी कि 2 लीफ अराइज होंगी एट ईच नोड, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। ये एक्स्ट्रा है, अपोजिट सुपर इम्पोज है तो गावा, अपोजिट डिकासेट है तो कैलोट्रोपिस। अगर 2 से ज्यादा लीफ अराइज होती हैं एक ही नोड से, एक रिंग की फॉर्म में आती हैं तो एल्स्टोनिया नीरियम है एग्जाम्पल, और इसको हम बोलेंगे वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीफ में, और उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी आएगी कि एक नोड से कितनी लीफ। अभी जैसे कुछ देर पहले पूछा था कि सर एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी क्या, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक नोड से एक अराइज होगी। ऑल्टरनेट है तो फिक्स हो जाएगा, अपोजिट में 2 और वर्ल्ड में 2 से ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है कि लीफ नोड से ही अराइज होगी, है ना। एक नोड से एक हो ये फिक्स नहीं है, बट लीफ ऑलवेज अराइज फ्रॉम द नोड, दिस इज द फिक्स स्टेटमेंट, है ना। नाउ अब आएगा लास्ट में लीफ के मॉडिफिकेशन। जैसे अभी हमने रूट के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, नाउ वी कम्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीफ के मॉडिफिकेशंस क्या क्या है। अब लीफ के मॉडिफिकेशन में से सबसे पहले जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, पहले वही रिवाइज कर लेते हैं। लीफ में स्पाइन बन गए, है ना। अभी आपको मैंने फाइलोक्लैड बना के दिखाया था, तो फाइलोक्लैड में, ये फाइलोक्लैड तो नहीं है बिकॉज मैंने तो फाइलोक्लैड आपको इस तरीके से बना के दिखाए थे, फ्लैट, और इन पे जितने भी स्पाइन्स थे दीज आर लीफ स्पाइन। और वो आपके इमेज अलग है कि लीफ टर्न इनटू स्पाइन, लीफ स्पाइन में चेंज हो गई तो आपको ये कांटे दिखाई दे रहे हैं। इवन एलोवेरा में भी आपको छोटे छोटे कांटे दिखाई देंगे, तो दोस आर लीफ। और जो एलोवेरा में आपको ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आता है वो लीफ नहीं है, वो तो स्टेम का पार्ट हो गया, है ना। तो लीफ स्पाइन जो डिफेंस के लिए होंगे, एग्जाम्पल कैक्टस या ओपनशिया। मैंने अभी आपको कैक्टस और ओपनशिया दोनों लिखे थे, आप दोनों लिख लीजिए। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। लीफ से भी जो है वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन सकता है, जैसे ये ब्रांच है, अब ये ब्रांच आगे ये लीफ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या हो गया, लीफ से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गया। ये एक्सिल है जहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी, ये लीफ से कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। जैसे स्टेम टेंड्रिल था वैसे लीफ टेंड्रिल है, ये भी क्लाइंबिंग में सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल में पी दे रखा है, तो पी के अंदर जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द लीफ टेंड्रिल। और अगर हम ग्रेप वाइन की बात करें या कुकर बिट्स की बात करें, उनमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये उनमें जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टेम टेंड्रिल है। लीफ में पॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो स्पाइन, और स्टेम में अगर पॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो फिर थॉर्न। तो थॉर्न बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन है और स्पाइन लीफ का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल दोनों जगह से बन सकते हैं, एक्सिलरी बड से बनेगा तो स्टेम टेंड्रिल कहलाएगा। एग्जाम्पल कुकर बिट्स पढ़े थे, ग्रेप वाइन पढ़ा था। और अगर लीफ से कोई टेंड्रिल बनेगा तो भी एग्जाम्पल पी आ जाएगा, कहलाएगा वो लीफ टेंड्रिल। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई है अभी, है ना। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा है मॉडिफिकेशन में,
फ्लैशी या स्टोरेज लीफ, अभी मैंने आपको बल्ब का डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग की क्लास में, तो अनियन और गार्लिक के अंदर जो ये एडिबल लीफ है, ये एडिबल लीफ क्या है, दीज आर फ्लैशी लीफ। और बेटर आंसर क्या होगा, ये लीफ बेस है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि लीफ का बेस यहाँ पे फूड को स्टोर करता है। ऊपर हरे वाली पत्तियां होंगी, ग्रीन अनियन होगा जो सूख गया है, तो नीचे जो फूड है केवल वो स्टोर करने के लिए शीत की फॉर्म में है, तो उसे शीदिंग लीफ बेस कहते हैं। तो एक्चुअली ये फ्लैशी लीफ या लीफ बेस है जो एडिबल है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ही जो है वो स्टेम है, जिसकी वजह से ये आपने एग्जाम्पल लिखा था कि अनियन जो है वो बल्ब का एग्जाम्पल है। तो फ्लैशी या स्टोरेज लीफ भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। इवन हमने स्केली लीफ भी पढ़ा था पहले, आप ये शायद नेक्स्ट पेज पे होगा, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप यही लिख लीजिए। इंसेक्टिवोरस भी हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। चलो पहले इंसेक्टिवोरस लीफ पढ़ लेते हैं। इंसेक्टिवोरस लीफ क्या है, कुछ प्लांट है जिनके अंदर इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का काम लीफ करती है। लीफ के मॉडिफिकेशन है कि लीफ क्या करेगी, लीफ मॉडिफाई हो जाएगी वो, और इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। जब वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करेगी तो उसका नाम रख दिया गया इंसेक्टिवोरस लीफ। जैसे पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट का नाम क्या है, निपेंथिस। आप 12th में भी पढ़ोगे, निपेंथिस खासियाना, इसको पिचर प्लांट कहते हैं। पिचर प्लांट में पूछा जाता है, कभी पूछा गया था पुराने क्वेश्चंस में कि पिचर प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे बनते हैं। तो ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पे एक घड़े के जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये ऊपर एक माउथ होगा और माउथ के ऊपर एक ढक्कन के जैसा भी स्ट्रक्चर है। ये पिचर प्लांट ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना। इसको हम बोलते हैं लिड, ढक्कन है ये। इसको हम बोलते हैं माउथ या ऑस्टियोल, ओपनिंग जहां से इंसेक्ट अंदर जाएगा। ये स्ट्रक्चर मेन पिचर है, घड़े के जैसा है जिसमें इंसेक्ट्स का डाइजेशन होगा। और ये इसका टेंड्रिल है, यहां भी टेंड्रिल होता है, पिचर प्लांट के अंदर भी टेंड्रिल होता है। अब पूछा जाता है कि ये जो पार्ट है पिचर प्लांट के, निपेंथिस के, ये किस किस स्ट्रक्चर से बने। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये लीफ है तो कैसे पता चलेगा कि ये लीफ है, आप इसके ओरिजिन पे जाओगे, इसके डेवलपमेंट पे जाओगे, जो लीफ से सिमिलैरिटीज को शो करेगा, तभी तो कंक्लूड करोगे कि ये लीफ है। तो पिचर प्लांट के कौन से पार्ट लीफ के कौन से पार्ट के पैरेलल है, आप वो भी लिख सकते हैं। लाइक जो लिड बनता है वो किससे बनेगा, ये लीफ की टिप से बनेगा। ऑस्टियोल किससे बनता है, ये लीफ के एपेक्स से बनता है। पिचर किससे बनता है, ये लीफ के लेमाइना यानी ब्लेड से बनता है। और टेंड्रिल किससे बनता है, ये लीफ के स्टॉक यानी पीटियोल से बनता है। तो अलग अलग पार्ट लीफ के अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होके निपेंथिस बनाएंगे। ऐसे वीनस फ्लाई ट्रैप का भी है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पिचर प्लांट में निपेंथिस याद रखिए कि इनमें जो लीफ है वो एक्चुअली मॉडिफाई हो गई इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए, और फिर ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके उनसे जो नाइट्रोजन है उनको लेते हैं। हालांकि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस है, दीज आर नॉट पैरासिटिक प्लांट, बट इनको आप प्रीडेटरी प्लांट बोल सकते हो। ये प्रिडेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके एज ए प्रे कंज्यूम कर रहे हैं। तो दीज आर प्रीडेटरी प्लांट, नॉट पैरासिटिक प्लांट, है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट और मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है। एक मॉडिफिकेशन ये दिया है, फिल्लोड। देयर इज ए प्लांट जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। जैसे हमारे इंडिया में अकेसिया होता है बबूल, है ना, ऑस्ट्रेलिया का ये बबूल है, बबूल इज अकेसिया। इसको हम अगर जीनस स्पीशीज के हिसाब से लिखेंगे तो अकेसिया मिलेनोजाइलॉन स्पीशीज क्या है, अकेसिया मिलेनोजाइलॉन। तो ये ऑस्ट्रेलियन बबूल है। इस प्लांट की खास बात क्या है कि जब ये प्लांट अपनी यंग स्टेज में होता है तो इसमें जो लीफ है वो सिंपल लीफ है, दिस इज सिंपल लीफ। ये लमाइना हो गया लीफ का, और ये स्टॉक हो गया यानी पीटियोल हो गया। ये क्या है, दिस इज जुवेनाइल और यंग प्लांट। प्लांट मान लो या लीफ मान लो, मैंने लीफ बना रखी है। अब जब मैच्योरिटी होगी, जब इसमें मैच्योरेशन होगा, एट मैच्योरिटी,
तो मैच्योरिटी पे क्या होता है कि जो लेमाइना है ना वो सूख जाता है, ये डीजनरेट हो जाएगा लेमाइना, और फिर जो ये पीटियोल या स्टॉक है ये ग्रीन हो जाता है और ये एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, ये दिस वन, ये एक्सपेंडेड ग्रीन फोटोसिंथेटिक पीटियोल है, इसी स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं फिल लोड। और लेमाइना क्या होगा, लेमाइना डीजनरेट हो जाएगा। तो जब लेमाइना डीजनरेट हो जाता है तो क्या हुआ कि जो पीटियोल एक पतला सा स्टॉक था वो फ्लैट हो गया, चपटा, एक्सपेंड कर गया, उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया, ग्रीन हो गया, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, बिकॉज ना काम तो फोटोसिंथेसिस करना लेमाइना का था, लेमाइना तो डीजनरेट हो गया। अब प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसके लिए जो पीटियोल है वो एक्सपेंड करके ग्रीन हो गया और फोटोसिंथेसिस करना उसने स्टार्ट कर दिया। इस ग्रीन एक्सपेंडेड पीटियोल को हम बोलते हैं फिल लोड। एग्जाम्पल हो गया ऑस्ट्रेलियन अकेसिया या अकेसिया मिलेनोजाइलम। क्लियर, तो ये आपको फिल लोड याद रखना है। यहाँ पे जो लीफ है दे आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, तो लीफ तो छोटी सी थी यंग स्टेज में, वो शॉर्ट लिव थी, डिजनरेट हो गई। इनमें जो पीटियोल्स है वो एक्सपेंड कर जाएंगे, वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इसी एक्सपेंडेड ग्रीन फोटोसिंथेटिक पीटियोल को हम बोलते हैं फिल लोड। तो हमने फिल लोड के बारे में देखा, ये भी एक मॉडिफिकेशन है ना। लीफ से स्पाइन बन सकते हैं, लीफ से टेंड्रिल बन सकता है, इंसेक्टिवोरस लीफ हो सकती है, लीफ फूड को स्टोर कर सकती है तो फ्लैशी हो जाएंगी, लीफ से ये फिल लोड बन सकता है। और अगर आप इसके आगे जाएंगे तो अच्छा आगे तो हाँ, मैंने आपको एक अभी पढ़ा रहा था मैं, आपने स्केली लीफ पढ़ा था, स्केली लीफ मैंने आपको अंडरग्राउंड स्टेम में पढ़ाया था, जो थिन है, प्रोटेक्शन के लिए है। एग्जाम्पल में आपने लिखा ही था अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि राइजोम में भी आपने स्केली लीफ बनाया हुआ है, राइजोम में भी बनाया था, कॉर्म में भी बनाया था, ट्यूबर में भी आपने स्केली लीफ लिखा था, और बल्ब में भी स्केली लीफ लिखा है। तो स्केली लीफ जो प्याज का छिलका है, जो लहसुन की कली के ऊपर थिन व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन के जैसा स्ट्रक्चर है वो, या अदरक और हल्दी में जो ब्राउन कलर की लीव्स हैं वो, ऐसे अरबी में जो ब्राउन कलर के रेशे होते हैं वो, और आलू के अंदर तो खैर आपको दिखाई नहीं देता, पोटैटो में स्केली लीफ प्रेजेंट वहां पे भी है। तो स्केली लीफ थिन मेम्ब्रेनस होती है जो फ्लैशी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए मॉडिफाई हो रही है ना। तो ये सब कुछ लीफ के मॉडिफिकेशंस में काउंट होगा। लीफ मॉडिफाई हो सकती है, लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ना था, लीफ के टाइप पढ़ने थे, लीफ में वेनेशन होता है, लीफ के अंदर फाइलोटैक्सी भी है, एंड लीफ के अंदर मॉडिफिकेशंस भी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लीफ। और इसी के साथ हमने मॉर्फोलॉजी में जो पहला फेज मतलब पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया, दैट इज वेजिटेटिव पोर्शन, जिसमें आपने रूट, शूट, स्टेम, लीफ इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब आएगा इनका रिप्रोडक्टिव सेक्शन, फ्लावर और फ्लावर से बनने वाली चीजें, जिसमें फ्लावर आएगा, फ्लावर का अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनिशियम, और फिर फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो फ्रूट और सीड, है ना। तो सेकंड पोर्शन इसका होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको हम फ्लावर से स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके, क्या बताइए आपको क्या क्या टेस्ट में डाउट पूछने हैं। आई हैव द पेपर, आपको वीकली टेस्ट में जिसको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक हम फ्लावर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। सर नीट 2021 का सिलेबस चेंज हुआ है क्या बेटा? अभी तक मेरी नॉलेज में कोई चेंज एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी आपको वही लिखना है। सिर्फ एक र्यूमर हुआ, कल भी मैंने न्यूज में देखा था कि वो न्यूज में तो दिखा रहा है कि 2021 का सिलेबस चेंज हो जाएगा, मतलब ऊपर तो लिखा है कि हो गया है, जब आप न्यूज में अंदर क्लिक करके देखते हो फोन पे तो पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक तो यही है, आज सुबह तक की मेरी नॉलेज यही है कि कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि नीट का सिलेबस कुछ भी चेंज होगा।
सर फॉर्म कब फिलअप होगा? फॉर्म तो बेटा अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। एक यूजुअल केस में दिसंबर में फॉर्म्स आते हैं, फिलअप होते होते जनवरी फरवरी, और बहुत लंबा प्रोसीजर है उसका। अभी तो आप मान लीजिए कि आपका साल शुरू ही हुआ है। जो बेसिकली सेशन आपका जून जुलाई में स्टार्ट होता है, वो आप मान लीजिए कि वो बेसिकली नवंबर में स्टार्ट हुआ। नवंबर के एंड तक तो अभी आपकी काउंसलिंग खत्म हुई है। मतलब मैं ये नहीं श्योरिटी से कह सकता कि अगले साल भी एग्जाम मई में होगा या नहीं होगा। मेरी गट फीलिंग ये है कि मई में नहीं होगा, इट विल बी डिलेड। हो सकता है कि जैसे इस बार तो बहुत ही डिले हो गया, लेकिन उतना डिले ना हो तो फिर मई की जगह जून नहीं तो जुलाई में पहुंच जाए। ये मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि एक टाइम तो उतना देना ही पड़ेगा। जल्दी भी हो सकता है सब, क्योंकि कोरोना या कोविड की जो सिचुएशन है वो मुझे नहीं लगता बीइंग ए बायोलॉजिस्ट कि वो इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली है। तो फॉर्म वॉर्म आने का तो कुछ अभी कोई केस है ही नहीं ऐसा कि फॉर्म कब आएगा, है ना। फैमिलीज नीट के सिलेबस में है, बिल्कुल है, हमें फैमिलीज पढ़नी है, क्योंकि हमारा सिलेबस तो एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज हैं, वो पढ़नी है, और एक फैमिली आधी अधूरी सी है, हम उसे पूरी करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें 4 फैमिलीज तो पढ़नी ही है ना। और उन फैमिलीज में एक्चुअली जब आप फैमिली पढ़ोगे ना, तो नथिंग लाइक कि आपको फैमिली में कुछ बहुत ज्यादा अलग से याद करना है। फैमिली में जो है वो फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं जो अभी तक हमने नहीं है। फैमिली में जो आपको कैरेक्टर्स पढ़ाए जाएंगे, वो सारे कैरेक्टर मैं आपको फैमिली शुरू होने से पहले ही पूरे करा दूंगा। जैसे आपको मान लीजिए ये कहा जाए, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया फाइलोटैक्सी में, आपने कहा कि सर अपोजिट फाइलोटैक्सी गुआवा में हो गई, कैलोट्रोपिस में हो गई, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गई। अब ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी में पढ़ा जहां पे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, वहां क्या लिखा है, चाइना रोज लिख दिया, मस्टर्ड लिख दिया, और सनफ्लावर लिख दिया। ठीक, जब आप फैमिली खोल के देखोगे तो फैबेसी फैमिली में भी लिखा होगा कि ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। इसका मतलब है कि फैबेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं दे आल्सो कम्स अंडर द सेम ग्रुप। तो और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने फैमिली के आगे लिख दिया कि भाई ये वाली फाइलोटैक्सी है। हर फैमिली में लीफ की फाइलोटैक्सी लिखी हुई है, हर फैमिली के अंदर रूट या स्टेम कैसा होता है वो भी लिखा हुआ है। तो चाहे आप इधर पढ़ो से या उधर पढ़ो, पढ़ना तो है ही ना आपको। तो बेसिकली फाइलोटैक्सी के आपके पास 3 एग्जाम्पल नहीं हुए, 3 तो ये हुए, और वो जो फैमिली में आपको पढ़ाए जाएंगे वो भी सारे एग्जाम्पल इसी जगह पे आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि इसीलिए तो कहना कि एनसीईआरटी अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। हमें तो ये ध्यान रखना है कि भैया कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें आएंगी, और हमें वो सारा याद करना है। तो अभी तो यही है कि फैमिली भी आपके सिलेबस में है, और पेपर कब होगा ये तो हम नहीं कह सकते, फॉर्म कब आएंगे ये भी नहीं कह सकते। हम जो अभी सिर्फ कर सकते हैं वो ये कि हम प्रॉपरली प्रिपरेशन करें, ये मान के कि आपका एग्जाम अगर मई में हो रहा है, उसके हिसाब से हमें मार्च अप्रैल तक सिलेबस अगर खत्म करना है तो वो कैसे पूरा होगा, है ना। तो उस चीज पे फोकस करके अपनी प्रिपरेशन करिए। तब ये मान के चलिए कि टाइम कम है। मेरा मानना हमेशा रहता है कि रिवीजन करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, आई कांट से, बिकॉज फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। मुझे नहीं पता आप लोग क्या देते हो कि सर रिवीजन का टाइम कब मिलेगा। रिवीजन करने ही क्यों है, अभी पढ़ो ना, भूलना ही क्यों है। किसी चीज को याद इतना रखो कि भूलने की सिचुएशन ही ना आए। तो रिवाइज अगर करना भी है तो साइड बाय साइड करो ना। वैसे भी कौन सा 7 डेज बॉटनी की क्लास हो रही है, जिन दिन में हो रही है उन दिन बॉटनी का कंटेंट, जिन दिनों में नहीं हो रही है उतने दिन में बॉटनी के पीछे का कंटेंट हो जाएगा रिवीजन, है ना। रिवीजन हम ही कराएं ये ऐसा जरूरी क्यों है, रिवीजन तो आप खुद भी कर सकते हो। और रिवीजन कराने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसे पता। पता तो ये भी नहीं था कि कोविड आएगा और ऐसी सिचुएशंस अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिएट हो जाएंगी। सो फ्यूचर की चीजों पे मत जाओ, प्रेजेंट क्या है वो देखो, और आपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं उनको प्रेजेंट में ठीक करना सीखो। फ्यूचर तो हम कुछ भी नहीं बता सकते कि कल क्या होगा, ये किसी ने नहीं देखा, है ना। उसी आइडियोलॉजी के साथ मेरा पढ़ाने का रहता है कि आप अभी चीजों को पढ़िए ना, जितना कराना है रिवीजन हम साइड बाय साइड करते ही जाएंगे। इसका मतलब आपको टेस्ट में कुछ नहीं पूछना। कल तो आप लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस पूछने, टेस्ट में किसी को क्वेश्चंस पूछने तो पूछिए, फिर आगे मत बोलिएगा कि सर वीकली टेस्ट का क्वेश्चन है ना। बिकॉज आई हैव द पेपर, क्योंकि अब मैंने पेपर का प्रिंट निकलवाया है। दीपांशु ने बोला है 46, 69, 76, 89, 86, 89। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए दीपांशु, है ना। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हॉर्स टेल शो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फीचर और कंडीशन। अब पहली चीज ये कि हॉर्स टेल आपने टेरिडोफाइट में पढ़ा है अंडर द ग्रुप स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा 3rd क्लास थी टेरिडोफाइट की, जिसके मेंबर को आपने हॉर्स टेल बोला था, एग्जाम्पल इक्विसिटम लिखा था। अब उसके हिसाब से आप देखिए, एक एक करके देख लेते हैं।
ब्यूटी का तो क्वेश्चन कॉमन ही हो जाएगा जो दीपांशु का भी है। हॉर्स टेल में क्या कंडीशन दी है, हेट्रोस्पोरस, स्ट्रोबिलस, राइजोम, मोटाइल गैमीट। तो जहां तक मोटाइल गैमीट की बात है वो तो सारे टेरिडोफाइट में है, तो हॉर्स टेल में भी होगा। जहां तक राइजोम की बात है, इक्विसेटम के डायग्राम में आपको राइजोम लिख दिया गया तो वो अप्लाई हो गया। इक्विसेटम के डायग्राम में कोन भी बनी हुई है तो स्ट्रोबिलस भी उसमें प्रेजेंट है, बट इक्विसेटम हेट्रोस्पोरस नहीं है। हेट्रोस्पोरस आपने स्लैजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला ये नाम लिखे हुए, तो इसका मतलब है ए नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बी सी डी, जो फीचर्स मैच करते हैं वो। क्लियर? पहले मैं दीपांशु के हिसाब से बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में जिस जिसके जो जो क्वेश्चन है वो देख लूंगा, है ना। 69 ओके 69 में इन मॉस स्पोरोफाइट। तो मॉस के स्पोरोफाइट में खास बात क्या है, मॉस का स्पोरोफाइट आपने पढ़ा है, मॉस इज ए ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में जो भी स्पोरोफाइट है वो न्यूट्रिशनली या पार्शियली गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। बट फिर भी अगर हम सारे ऑप्शंस में जाएंगे, अराइज फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट से जो स्पोर बनता है उससे स्पोरोफाइट बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। स्टेटमेंट ठीक है फिलहाल के लिए। मैन्युफैक्चरर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर गैमेटोफाइट, तो ये गलत हो जाएगा। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के लिए कुछ नहीं बनाता, अपने लिए बना सकता है। इस पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, ये तो लाइन आपने ब्रायोफाइट के लिए पढ़ी है। प्रोड्यूसेस गैमीट्स दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमीट नहीं बनाता, गैमीट तो गैमेटोफाइट बनाता है। तो आंसर आपका या तो ए आएगा या सी आएगा, क्योंकि ए और सी दोनों नहीं दे रखे, तो दोनों में से एक चूज करना है। अब ए वाला किस लेवल पे गलत होगा, इस लेवल पे गलत होगा क्योंकि लिखा है कि मॉस का जो स्पोरोफाइट है दैट अराइजेस फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से स्पोर बनता है, ये तो ठीक था। गैमेटोफाइट से स्पोर बनाएंगे, स्पोर तो आपने स्पोरोफाइट से बनाया हुआ है। स्पोर कैसे बनाते हो, जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस करते हो तब स्पोर बनता है। स्पोर मदर सेल तो खुद ही स्पोरोफिटिक होती है। गैमेटोफाइट से तो आप जाइगोट बनाते हो, और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोर से स्पोरोफाइट नहीं बनता। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या रह जाएगा, थर्ड वाला, दैट इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, है ना। नेक्स्ट है दीपांशु का क्वेश्चन नंबर 76 में स्टेटमेंट पढ़ने, इक्विसेटम में फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट, और जिंको में मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर इलॉबोरेट देन दैट इन पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम एक मॉस है और रिक्सिया एक लिवरवर्ट है, तो पॉलीट्राइकम का स्पोरोफाइट ज्यादा बड़ा होगा, रिक्सिया का छोटा होगा, बिकॉज एवोल्यूशन में जितना आगे जाएंगे उतना स्पोरोफाइट इलॉबोरेट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो सी वाला है वो तो प्योरली गलत हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगैमस, ये भी गलत है। वॉल्वॉक्स में oogamous आपने पढ़ा है। बोथ स्टेम एंड लीफ ऑफ द मॉस आर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, मॉस में स्टेम होता नहीं है, ये स्टेटमेंट खुद ही गलत हो गया, है ना। अब क्या बचा, ए और बी। अब बी में लिखा है कि जिंको में जो मेल गैमेटोफाइट है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। वो आपने पढ़ा ही है कि जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर आपने केवल ब्रायो और टेरिडो में पढ़ा हुआ है। और इक्विसेटम में फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट, ये स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा वो पैरेंट स्पोरोफाइट से तभी आ सकता है जब आप हेट्रोस्पोरी कंसीडर करो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ओनली बी इज हाउ मेनी पूछा गया है, तो बेसिकली एक आएगा। इसका आंसर आपका आएगा बेटा ऑप्शन डी, है ना। ओनली वन आंसर इज राइट, वन स्टेटमेंट इज राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, जिसमें एक स्टेटमेंट ठीक है ना। इसके बाद था 86 और 89। 86 में आपसे पूछा गया है कि आपको ये स्टेटमेंट देखने हैं, माइसीलियम इज ब्रांच और सेप्टेट, एसेक्सुअल स्पोर इज जनरली नॉट फॉर्म्ड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सोमैटोगेमी। अगर आप इस स्टेटमेंट पे देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने तो डिस्कस किया ही था ना कल की क्लास में, सोमैटोगेमी लिखा हुआ है तो इसका मतलब मशरूम, मशरूम बिलोंग्स टू बैसिडियोमाइसिटीज। तो ये लाइन तो केवल बैसिडियोमाइसिटीज पे ही आ सकती है, और बैसिडियोमाइसिटीज में फ्रैगमेंटेशन भी है। बैसिडियोमाइसिटीज में मशरूम में एसेक्सुअल स्पोर्स यानी कोनिडिया नहीं बनते, माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता ही है ना। ये सारे स्टेटमेंट में देखा जाए तो आप इम्परफेक्ट फंगी नहीं ला सकते, बिकॉज इम्परफेक्ट फंगी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है।
तो प्लाज्मोगेमी वाला कोई केस ही नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्लब फंगी आ जाएगा। एंड दीपांशु का था क्वेश्चन नंबर 89, और 89 में अगर हम देखेंगे तो ब्रायोफाइट कंप्राइज, ब्रायोफाइट के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर, तो गैमेटोफाइट स्पोर नहीं बनाता, गलत हो जाएगा। स्मॉल स्पोरोफिटिक फेज जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, ये ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज छोटी है और पैरासिटिक है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये गलत हो जाएगा। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट नहीं होती, गैमेटोफाइट होती है। आंसर बी आएगा, 89 का आंसर बी होगा, है ना। ये दीपांशु के मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिए। ब्यूटी का क्वेश्चन नंबर 86 था, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद अंशिका ने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनमें रिवर्स में चलते हैं। 90, पहले 90 देख लेते हैं। 90 में था सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और पूछा गया है जिम्नोस्पर्म में बोथ होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस हैं, तो गलत हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म केवल हेटेरोस्पोरस होते हैं। साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, गलत है बिकॉज साल्विनिया टेरिडोफाइट है, जिंको और पाइनस जिम्नोस्पर्म है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये ठीक है। लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडॉप्टेड, ये गलत है, दे आर वेल अडॉप्टेड एट एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो आंसर सी आ जाएगा 90 के हिसाब से, है ना। ठीक है, और इससे पहले अंशिका में था 85 में क्या था, ओके। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। Virus that infect plant have single stranded RNA and virus that have animals have either single or double stranded DNA. बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बैक्टीरियोफेज के अंदर तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता ही नहीं है, वहां तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया। अब जहां तक पहले स्टेटमेंट की बात है कि जो प्लांट वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में जैसे आपने टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। वायरस जो एनिमल्स में आते हैं उनमें तीनों पॉसिबिलिटी है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, जैसे एचआईवी के केस में आप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पढ़ते हैं, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर है तो उसके हिसाब से आप लैम्डा बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है ना। आपको एग्जाम्पल से देखने, सारे वायरस के नाम नहीं लिखे, बट एक जनरल स्टेटमेंट पे जाना है कि वो स्टेटमेंट फिट होगा या नहीं होगा, है ना। 85 से पहले अंशिका ने लिखा है 72, ओके 72। सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइट आर फॉर्म्ड ऑन, तो सेक्स ऑर्गन तो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया होते हैं, तो वो तो गैमेटोफाइट पे ही बनेंगे, और गैमेटोफाइट जो टेरिडोफाइट का है वो फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक, जिसे आप प्रोथैलस कहते हैं। ये तो सीधा सीधा आंसर है, सी हो जाएगा, है ना 72 का। उससे पहले 53 एंड 55, 53 एंड 55। 53 में ओके सारे स्टेटमेंट थे। क्लोरोफाइसी में द फ्लैजिला आर 2 इन नंबर, अनइक्वल इन साइज एंड लेटरल इन पोजीशन, तो गलत स्टेटमेंट है। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल इन पोजीशन होते हैं। फियोफाइसी में फ्लैजिला 2 in 8 इक्वल, ये अब गलत है, तो फियोफाइसी के लिए भी ये गलत हो गया। स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला आर प्रोटीन रिच, उनको फूड सप्लीमेंट में यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। टेरिडोफाइट में जो लीव्स होती हैं वो माइक्रोफिल होती हैं, और स्लेजिनेला में मैक्रोफिल, माइक्रोफिल स्लेजिनेला में और मैक्रोफिल फर्न में है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ये स्टेटमेंट ठीक है, आंसर डी आ जाएगा 53 का। जहां तक 55 की बात है, ये फिगर है, इसको लेके आप लोगों ने ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि ये जो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये जो है वो एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर में आपको कंफ्यूजन है, बाकी गैमा कप और राइजॉइड तो दोनों जगह आएंगे। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं जिसने जो भी टेक किया है मैं दोनों को बोनस मार्क्स दिलवा दूंगा। देखने में अगर आप इसको देखोगे तो कुछ ये आर्किगोनियोफोर जैसा लग रहा है, शायद थोड़ा और बड़ा फिगर मिलता है आपको तो आप इसको देख पाते हैं। तो बट ये आप समझ लीजिए कि ठीक है, बुक से क्वेश्चन लिया गया है फिगर, तो बुक में जैसा फिगर जिस चीज के लिए लिखा है वैसा आंसर करना है। आई थिंक इट लुक्स लाइक आर्किगोनियोफोर, बट अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आर्किगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर बस आपको पहचानना था, राइजॉइड और गैमा कप तो दोनों में है ना। और इससे पहले अंशिका ने लिखा था 49 में था कि मल्टीसिलिएटेड या मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो टेरेस यानी कि फर्न में है, और साइकस यानी कि जिम्नोस्पर्म में। रिक्सिया और फ्यूनेरिया लिखा हुआ है, तो दोनों ब्रायोफाइट हैं, और ब्रायोफाइट में मल्टीफ्लैजिलेट नहीं होता, ब्रायोफाइट में बाईफ्लैजिलेट आपको लिखा है मैंने।
रिक्सिया एंड साइकस, साइकस तो ठीक है लेकिन रिक्सिया फिर गलत हो गया बिकॉज वो लिवरवर्ट यानी ब्रायोफाइट है। मार्केंशिया एंड रिक्सिया अगेन दोनों ब्रायोफाइट है, तो फिर वहां पे भी नहीं आएगा। ब्रायोफाइट के जो मेल गैमीट यानी एंथेरोजॉइड है वो बाईफ्लैजिलेटेड है, टेरिडोफाइट के अंदर मल्टीफ्लैजिलेटेड है और साइकस में मल्टीसीलिएटेड लिखा था, तो आंसर हो गया टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में साइकस। साइकस हो गया, टेरिडोफाइट की जगह टेरिस दिया हुआ है, दैट इज अ काइंड ऑफ फर्म, तो इसलिए आंसर टेरिस और साइकस ये दोनों हो गए, है ना। रितु वर्मा ने क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है, अरे बहुत सारे हो गए, पूरा पेपर ही सॉल्व कराओगे क्या आप लोग? सेवेंटी सिक्स बेटा डिस्कस हो गया क्वेश्चन। ब्यूटी ने आंसर 2 दिया है 76 में, कोई बात नहीं, जो है मैं आपको जो बता रहा हूं वही आंसर करवा दूंगा, एक ही स्टेटमेंट ठीक होगा इसमें, है ना। फरहीन ने 62, 65, 64, 62 में लिखा है डॉर्सल प्लेट ऑफ स्केलेटन, बेटा ये तो जूलॉजी का क्वेश्चन है, मैं कैसे बताऊंगा। 65 और 64, 65 भी प्लेटी हेलमेंस है और 64 भी जो है वो जूलॉजी का है। मैं जूलॉजी नहीं पढ़ाता, बॉटनी पढ़ा रहा हूं, बताने को बता भी दूं तब भी आप उसको वहीं डिस्कस करिएगा जहां पे सर आपको मिले। एक्चुअली ये थोड़ा इरेगुलरली शायद अरेंज हो गया है, बीच में क्वेश्चन बॉटनी की जगह जू के आ गए, है ना। मैनाज शेख ने सिकोया वो तो हो ही गया, और 89 में करा दूंगा ठीक, 76 वो भी हो गया, है ना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हो गए। 76 और 89 में आपको डाउट लग रहा है, मतलब उनके आंसर्स मैच नहीं कर रहे। 89 तो ठीक ही है, 89 में तो सी दिया हुआ है ना, स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ब्रायोफाइट को अगर आप एल्गी से कंपेयर करोगे तो स्पोरोफाइट तो जो है वो ज्यादा बड़ा है ना। ठीक, अच्छा लेकिन स्मॉल स्पोरोफाइट फेस जनरली पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट, ये ठीक है। 89 और उससे पहले वो 76 स्टेटमेंट जो था वो ठीक कराना है ना। फरहीन जू सिलेबस में भी नहीं था ये, अब जू का तो नहीं कह सकता बेटा, और वैसे तो होता ही है कि 90 में से हम 50-50 कर लेते हैं, मतलब 45-45 कर लेते हैं, 50-50% कर लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जू का क्वेश्चन एक कम या एक ज्यादा, या बॉटनी का क्वेश्चन कम या ज्यादा हो जाता है, तो मतलब क्योंकि मेन एग्जाम में भी बायो आएगा ना एक्चुअली, और बायो में अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से देखोगे तो बॉटनी में जितने चैप्टर्स आप पढ़ोगे वो जू से ज्यादा है, तो अगर हम वेटेज भी कैलकुलेट करेंगे तो भी बॉटनी का वेटेज जू से ज्यादा हो जाएगा, तो कई बार 45 ही रहेंगे, 45-45, कई बार बॉटनी के ज्यादा हो जाएंगे, कभी सर को लगता है तो वो जूलॉजी के ज्यादा कर देते हैं, तो उसमें नहीं जाना है, टॉपिक बेस्ड होंगे वही कोशिश रहती है, और बाकी जो जू का डाउट है वो तो जू में डिस्कस करिएगा, है ना। सर टेस्ट आप ही बनाते हैं ना, क्यों? अगर कोई और भी बनाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा दीपांशु? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, अगर टेस्ट मेरे अलावा कोई और बनाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अजीब होते हैं। अजीब का मतलब क्या, क्या अजीब है उसमें? कौन सा क्वेश्चन है इस टेस्ट में जो अजीब है? मैंने सर ऑप्शन भी नहीं होते, ऑप्शन तो सब में है, आपको बॉटनी में तो समझ नहीं आता, दैट इज डिफरेंट, है ना। दीपांशु ने लिखा समझ नहीं आता, मैनाज ने लिखा है सर ऑप्शन भी नहीं होते, तो ऑप्शन तो सारे पेपर में है, ऑप्शन किस में नहीं है? ऐसा भी कोई क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ही नहीं है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन के ऑप्शन ही ना हो, ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, नहीं तो क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे होगा? तो आपको चॉइसेस तो दी जाएंगी ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो चॉइसेस आर ऑलवेज देयर, है ना। 4 स्टेटमेंट थे, उसमें 2 स्टेटमेंट का ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर बताओ, और अगर वो बॉटनी का है तो मैं उसको देखूंगा। प्लांट किंगडम वाज लिटिल कंफ्यूजिंग सर, पूरी रामायण होने के बाद आप मुझे बता रहे हैं कि सारे रामायण के जितने कांड थे वो सब मुझे समझ में नहीं आए, लंका कांड और बाल कांड पता नहीं क्या क्या हो गया, है ना। आप
अब देखो रैनी देवी का जो क्वेश्चन है वो जायज है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हर साल बोलते हैं कि प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट मुझे लगता है कि मॉर्फोलॉजी तो चलो डिस्क्रिप्टिव है, आपको याद करना है। प्लांट किंगडम तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है ना, वहां तो बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है। वहां सब जो चेंज है वो ये कि ब्रायो में क्या है, टेरिडो में क्या है, आपको पढ़ाया जाता है ब्रायोफाइट के लिए, पूछा जाता है रिक्सिया में क्या हो रहा है। तो रिक्सिया ब्रायोफाइट बात तो एक ही है ना, क्या रिक्सिया पे अप्लाई करोगे, क्या फर्न में टेरिस पे अप्लाई करोगे, ये सब तो आपको, इसीलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या था, मैनाज, एट्टी सिक्स बेटा मेरे पास जो पेपर है उसमें तो क्वेश्चन पूरा है। 86 में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, माइसीलियम इज ब्रांच सेप्टेट, asexual, not found, vegetative, by fragmentation, sex organ absent but take place by somatogamy, above statement are assigned to, और ऑप्शन भी दे रखे हैं सैक फंगी, एल्गल फंगी, इम्परफेक्ट फंगी और क्लब फंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या गलत है? यस सर, इसके ऑप्शंस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं थे। क्यों? अगर 4 स्टेटमेंट दे दिए गए और ऑप्शन में ये पूछा गया कि above स्टेटमेंट आर असाइंड टू, और ऑप्शन में आपको एल्गी के नाम दे दिए गए निक नेम में, सैक फंगी दैट इज एस्कोमाइसिटीज, एल्गल फंगी फाइकोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंगी ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्लब फंगी इज द बेसिडोमाइसिटीज, तो इसमें बाहर का क्या है? एट द टाइम ऑफ टेस्ट देयर वर नॉट द ऑप्शन। अगर ऐसा कुछ है तो वो टेक्निकल इश्यू हो सकता है ना, वो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ये पेपर वो है जो अपलोड हुआ होगा आपको। जो मेरे पास पेपर है वो क्योंकि चेक होने के लिए पहले मेरे पास आता है कि सर ये अपलोड होने वाला है, इसको अपलोड किया जाए या ना किया जाए, तो मेरे देखने के बाद ही उसको अपलोड किया जाएगा, है ना। आंसर्स हो सकते हैं, बिकॉज आंसर्स वो लोग नहीं मैच कर सकते कि किसका आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन मुझे करना होगा उस चीज को। वो एक अलग इशू है। अगर कहीं पे आपको फाइल अपलोड होने के बाद ऐसा कुछ लगता है कि किसी में ऑप्शंस विजिबल नहीं है, वो टेक्निकल इश्यूज हैं। हम अगर ऑफलाइन भी पढ़ते तब भी कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक ही हो जाती है। ऐसे ऑनलाइन में भी मान लीजिए लाइट चली जाए, सीपीयू डाउन हो गया, देयर आर सो मेनी टेक्निकल इश्यूज, वो एक डिफरेंट थिंग है। बट एज फॉर माई नॉलेज पेपर आपका कंप्लीट है। मैं सिर्फ एक चीज के लिए ले सकता हूँ कि किसी क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाए, है ना। कई बार ये चेक कर पाना हर एक क्वेश्चन को मुझसे भी छूट जाता है बाई चांस। जब एक्सप्लेन करता हूं तब समझ में आता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था। उस क्वेश्चन के लिए तो मोस्ट वेलकम है, आप डिस्कस करो, आपको मार्क्स बोनस दे दिए जाएंगे। और वो तो मैं क्या, सीबीएसई भी करता ही है, सीबीएसई में भी आंसर्स गलत हो ही जाते हैं। दैट इज ए काइंड ऑफ ह्यूमन एरर, मैं उसे यही बोल सकता हूँ। मेरे से ही गलतियां होती हैं, लेकिन होती तो है। ओके, फिलहाल आज के लिए इतनी ही। सर गाइस, फिगर में क्वेश्चंस एंड फिगर ओपन कैसे होते हैं, स्क्रीनशॉट लिए थे मैम को दिखाने के लिए, आते हुए भी क्वेश्चन लीव करना पड़ता है, विधि ने लिखा है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली थोड़े से ही मिलेंगे, बिकॉज ये जो मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम है ना, इसी में कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे पहले, इसीलिए इनमें से फिगर उठा के दे दिए जाते। आगे जैसे आप मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, है ना। और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ ये इशू आता है कि वो लाइन कहाँ तक जा रही है, उसकी क्या लेवलिंग की गई है, ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, इट मे बी द इशू। मेन एग्जाम में आई थिंक हम कह सकते हैं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि हाँ मैंने फिगर जो देखा उस क्वेश्चन का पर्पस मेरा केवल ये था, बीइंग ए मेंटर, बीइंग ए टीचर, कि आप याद रखें कि फिगर में ये लेवलिंग की गई है, या ये फिगर इस पर्टिकुलर एल्गी या फंगी का है, या इस पर्टिकुलर ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट का है। इससे ज्यादा फिगर का और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, मैनाज ने लिखा है सर पहले के टेस्ट में भी ऐसा ही हुआ था सर, ओपन तो होते ही नहीं है। मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से कि फिगर अगर ओपन नहीं होते तो फिर फिगर वाले क्वेश्चंस अवॉइड कर दिया जाएगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन आई हैव, कि मैं फिगर वाले क्वेश्चंस को अवॉइड कर दूं, आपको सिर्फ टेक्स्ट वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करूं, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास का टाइम आपका ओवर हो चुका है काफी, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हमें फ्लावर पढ़ना है, हम फ्लावर को डिस्कस करेंगे, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस एंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्लियर? तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। आपको बॉटनी में अगर कंफ्यूजन है, प्लांट किंगडम में कंफ्यूजन है,
तो वो केवल एक ही चीज से दूर हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक ही बुक है, 10 बार करिए, तब तक करिए जब तक हर बार 100% रिजल्ट ना आने लगे, है ना। तो यही मेरा सोल्यूशन है आज के लिए आपका, कि आपको ये ध्यान में रखना है। लास्ट में ये सदफ ने लिखा है कि सर 76 क्वेश्चन में मॉस सिलेंडर एक्सिस को स्टेम भी, स्टेम नहीं बोल सकते बेटा, स्टेम मतलब स्टेम ही होगा, है ना। स्टेम का मतलब हमेशा स्टेम ही रहता है। आप जैसे मैं लीफ लाइक बोलता हूं तो लीफ ही बोलता हूं, लीफ तो नहीं बोलता, क्योंकि लीफ बोल दूंगा तो सारा मतलब ही बदल जाएगा। लीफ लाइक होना और लीफ होना डिफरेंट थिंग है, स्टेम होना और स्टेम लाइक होना दोज आर डिफरेंट थिंग। एक्सिस तो एनाटॉमी का पार्ट है, तो आप मॉस में जो एक्सिस है वो एक्सिस ही रहेगा, वो स्टेम नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेम की जो डेफिनेशन अभी आपने जैसे मॉर्फो ये आज पढ़ी है, ये डेफिनेशन हम ब्रायो में अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे स्टेम वर्ड नहीं आ सकता, वो एक्सिस ही कहलाएगा। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। प्रैक्टिस करती रहिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना।